अगर आप जेआरबी की प्रिपरेशन करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना, बिकॉज इस वीडियो में हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड फर्दर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनसोएवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस ओवर देयर। साथ के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जेआरबी का जो फुल कोर्स है, क्रैश कोर्स है, वो यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आप जस्ट 7 डेज में यहाँ पर जेआरबी का पूरा कोर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हर एक एग्जाम को आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो अभी की अभी आप यहाँ पर फ्री साइन अप कर सकते हैं उस क्रैश कोर्स के लिए, जिसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस, लाइव क्लास वीडियोस मिलने वाली है। एंड साथ के साथ आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, वो सब चीजें भी मिलने वाली है। एंड फर्दर इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 3 महीने की रहने वाली है। तो अभी की अभी एनरोल कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। ये कोर्स बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर होने वाला है। आप अगर फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको JAIRB फ्री पीडीएफ लिखना है एंड उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, एंड वी विल बी शेयरिंग द फ्री पीडीएफ विद यू। सो डू हरी अप राइट नाउ। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फर्दर लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। So question number 1 related to customer requirements, it says which of the following does not match related to the categorization on the basis of their income. तो रिटेल में जो कस्टमर्स है ना, उनको बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि इनकम के वाइज, इनकम जो होती है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। एंड फर्दर यहाँ पर जब भी हमने कोई प्रोडक्ट सेगमेंटेशन करनी है, टारगेटिंग करनी है, तो वो इनकम वाइज यहाँ पर सबसे पहले होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल मेरे पास रहते हैं। कौन कौन से लेवल रहते हैं? लाइक वन ऑफ द लेवल इट इज अ mass affluent. It is mass affluent. Second, it is mass market. एक तो मेरे पास हो सकता है mass affluent हो सकता है, then it can be the mass market itself. mass market मेरे पास हो सकता है, that is a super affluent या फिर high net worth है, या फिर मेरे पास जो है related to high net worth है, या फिर related जो मेरे पास है डिफरेंट यहाँ पर चीजें हो सकती हैं। तो उनसे रिलेटेड मुझे यहाँ पर आंसर पोस्ट करना है। काइंडली जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। विच वन वुड बी बेसिकली नॉट मेंशन्ड करेक्टली ओवर हियर? कौन सी चीज यहां पर करेक्टली मेंशन्ड नहीं है? सो मास एफिलिएंट जो होता है दैट इज बेसिकली फ्रॉम, सबसे पहले आता है मास मार्केट। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहले बात आती है रिलेटेड टू मास मार्केट, जो कि होता है फ्रॉम 2 लाख टू 10 लाख जिनकी इनकम है, यानी कि सबसे ज्यादा कॉमन बेस जो इनकम है। ठीक है, और उसके बाद अब बात आती है हमारे पास मास एफिलिएंट की। उसके बाद बात आती है मास एफिलेंट की। इनकी जो इनकम होती है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 10 टू 50, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 10 टू 50 लैक्स। एंड फिर हमारे पास बात आती है सुपर एफिलेंट की। फिर बात आती है सुपर एफिलेंट की जिनकी इनकम जो है दैट इज फ्रॉम 50 टू 400, 50 टू 400। फिर हमारे पास बात आती है हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी इनकम रहती है 400 टू 4000। एंड देन इट इज सुपर हाई नेटवर्थ, सुपर हाई नेटवर्थ, जहां पर जो इनकम है दैट वेरीज फ्रॉम 4000 टू 1,20,000, 4000 टू 1,20,000। एंड देन इट इज अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ जहां पर इनकम ग्रेटर देन 1,20,000 है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द फंडा ओवर हियर, जिसके हिसाब से यहां पर हम कैटेगराइजेशन करते हैं इनकम के हिसाब से। तो यहां पर जो हाई नेटवर्थ की रेंज है दैट इज नॉट मेंशन टू बी करेक्ट ओवर हियर, वो सही नहीं है। सो आंसर क्या रहेगा? हमने ये बताना था कि कौन सी रिलेट नहीं करती है। सो आंसर क्या रहेगा? आंसर वुड बी ऑप्शन बी ओवर हियर, आंसर वुड बी ऑप्शन बी ओवर हियर। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन बी यहां पर आंसर, एंड सबसे पहले आंसर जो पोस्ट किया गया दैट इज पोस्टेड बाय सुमित गौर। Now let's move to the next question. It says which of the following represent the fundamental assumption about the customers to build retail banking products? जब भी हम यहाँ पर रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं तो फंडामेंटल अजम्पशंस क्या रहते हैं कस्टमर्स के बारे में, उसके बारे में हमने बताना है। फर्स्ट वन इट सेज कस्टमर्स आर डिफरेंट, देयर फाइनेंशियल नीड्स आर आल्सो डिफरेंट। जो कस्टमर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे तो उनके फाइनेंशियल नीड्स भी डिफरेंट होंगे। कस्टमर्स कैन नॉट बी ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर इनकम, एज, ज्योग्राफी। थर्ड इट सेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज can be structured on niche basis and the products and services can be developed to satisfy most of the needs. So which of the following would be the correct answer? तो जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर पोस्ट करना है। जो कस्टमर्स हैं वो क्या है? वो डिफरेंट है। कस्टमर्स आर डिफरेंट। अगर कस्टमर डिफरेंट होगी तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स भी डिफरेंट होंगी एंड फर्दर वो यूनिक भी होती हैं। सेकंड इट इज रिलेटेड टू कि कस्टमर जो है वो बेसिकली हम उनको क्या कर सकते हैं? उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक कि हम उनकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग कैन बी डन, ये वाला पार्ट हो गया वो गलत हो गया। थर्ड वन इट सेज
प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी स्ट्रक्चर्ड ऑन नीश बेसिस। आप नीश बेसिस पर प्रोडक्ट्स को यहां पर ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड फर्दर इट सेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी डेवलप्ड टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द नीड्स। ऐसे हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेवलप करेंगे जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो डेफिनेटली दैट इज करेक्ट। सो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट ओवर हियर। सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यहां पर दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो यहां पर सबसे पहले जो आंसर पोस्ट किया गया दैट इज पोस्टेड बाय गिरीश कुमार। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है दैट इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। इज दैट क्लियर? Okay. Now let's move to the next question. Question number 3. It says, in the context of Maslow's theory, and a customer requirement, which of the following is not mentioned correctly? तो अगर हम Maslow की थ्योरी की बात करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो कौन सी चीज को करेक्टली यहां पर नहीं बताया गया, उसके बारे में हमें आंसर करना है। तो मैस्लो की थ्योरी क्या कहती है? अब्राहम मैस्लो ने एक आइडिया दिया था रिलेटेड टू व्हाट हायरार्किकल नीड्स का आइडिया दिया था। व्हाट वाज दोस बेसिकली रिलेटेड टू, एक ना ट्रायंगल बना दिया था उन्होंने। इफ यू रिमेंबर, एक ट्रायंगल बना दिया था एंड इस ट्रायंगल में उन्होंने 5 हमारे को चीजें बता दी थी। 5 चीजें बना दी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 चीजें बता दी। क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले जो नीड्स बताई गई थी, यहां पर नंबर वाइज लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर नंबर लिख देता हूं। सबसे पहले यहां पर 2nd, 3rd, 4th, 5। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे हम अपनी एक नीड को पूरा करते हैं, वी बेसिकली स्टार्ट टुवर्ड्स द अनदर वन, ठीक है। तो सबसे पहले जो नीड थी दैट वाज रिलेटेड टू द फिजियोलॉजिकल नीड, जो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उनसे रिलेशन में। सेकंड, इट इज रिलेटेड टू सेफ्टी नीड्स। सबसे पहली बात होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स की, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकेंड, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू सेफ्टी नीड्स, जो मेरी सेफ्टी नीड्स है उनसे रिलेटेड है। थर्ड जो रहता है दैट इज माय सोशल नीड्स, वो मेरी सोशल नीड्स से रिलेटेड रहता है। ओके। फोर्थ जो रहता है दैट इज रिलेटेड टू एस्टीम्ड नीड्स, जो चीजें मैं पाना चाहता था अपनी लाइफ में, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड एस्टीम्ड नीड्स होती हैं जो। एंड फिफ्थ वन, इट इज रिलेटेड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इट इज रिलेटेड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये नीड्स मेरे पास रहती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, एस्टीम्ड नीड्स हैं एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं। दीज आर द बेसिक फंडास, ये बेसिक चीजें हैं, दीज आर द बेसिक फंडास रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो 5 नीड्स इंडिविजुअल की वेरियस स्टेज में लाइफ में, बिल्कुल सही है। तो ये तो ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया कि 5 स्टेजेस है, ठीक है। एंड फर्दर दीज इंक्लूड फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके। सेफ्टी नीड्स आपको चाहिए, ठीक है, जैसे मेरे को सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड है। सोशल नीड्स यानी कि मुझे फ्रेंड्स चाहिए, सर्कल चाहिए, ठीक है। एस्टीम नीड्स यानी कि जो चीजें मैं अपने आप में अचीव करना चाहता हूं। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इट इज रिलेटेड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ समवन, ठीक है। तो आप अपने आप को जितना ऊपर लेके जा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो साथ के साथ इट सेज वन में तो यहां पर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी, इट सेज one may have different hierarchy of needs at a one particular stage of life, and option D says all are correct. So which one would be the right answer? देखिए यहां पर ना एक हल्का सा एक लिमिटेशन था रिलेटेड टू एजम्पशन, जो यहां पर अब्राहम मैस्लो के द्वारा हायरार्किकल नीड्स में कहा गया था। दैट वाज रिलेटेड टू कि आप एक स्टेज पर ना एक ही आपकी नीड्स हो सकती हैं। इट शुड नॉट बी लाइक, कैन नॉट बी लाइक बेसिकली आपके एक ही स्टेज पर मल्टीपल नीड्स होंगी। अगर आप फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तभी आप दूसरी स्टेज पर शिफ्ट होंगे, उसके बाद ही आप तीसरी, 4th एंड 5th स्टेज पर शिफ्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट स्टेज में होते हो आपकी दोनों नीड्स होंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने साथ में बोली थी। सो यहां पर ऑप्शन सी जो होगा दैट इज बेसिकली नॉट द करेक्ट वन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी। एंड यहां पर किसी पर्सन ने मेरा डायलॉग भी कॉपी कर दिया है, बिकॉज द सेम पर्सन हैज बीन पोस्टिंग द आंसर्स करेक्टली ओवर हियर। सो या द करेक्ट आंसर इज पोस्टेड बाय whom? Let's have a look at it. Who has posted the correct answer? The correct answer is given by Girish Kumar. Okay. Now let's move to the next question. Question number 4 it is. It says, in context of Maslow's theory and the customer requirements, which of the following does not match correctly? तो Maslow's theory के कॉन्टेक्स्ट में एंड कस्टमर नीड्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज प्रॉपर्ली मैच नहीं करती है, उसके बारे में हमें आंसर करना है। सो फर्स्ट वन इट सेज सिक्योरिटी नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स, या फिर जो सेफ्टी नीड्स होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर लोन्स हैं या फिर जो रिटेल आपके पास पर्सनल लोन्स हैं वो सिक्योरिटी नीड्स से रिलेटेड है।
सेकंड इट सेज सोशल नीड्स में कार लोन्स, रिटेल गोल्ड लोन्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। थर्ड इट सेज फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपके कोर सेविंग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं एंड पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आ जाता है। एंड ऑप्शन डी सेज एस्टीम नीड्स में स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए विदाउट एनी डिले। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ओके, एंड मेरे को जो वीडियो के लाइक्स हैं दो शुड बी एटलीस्ट एट पार 50, कम से कम 50 होना चाहिए, अदरवाइज आई विल बी बेसिकली स्टॉपिंग द वीडियो राइट अवे ओवर हियर। तो लाइव वीडियो जो हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, दोज विल नॉट बी कंडक्टेड फॉर एवरीवन बिकॉज these videos are available first of all for everyone, then those are available for premium members only. So I want you to kindly please do like the video and share the video at the earliest, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच पाए। अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा बेनिफिट भी हो पाए। So which of the following is not matched correctly over here? Which of the following is not matched correctly over here? तो कौन सी चीज यहाँ पर करेक्टली यहाँ पर मैच नहीं है, उसके बारे में आपको फटाफट से यहाँ पर आंसर करना है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिए। विच वन वुड बी द आंसर ओवर हियर? ओके, सो अगर मैं मैस्लो के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं ना, तो सबसे पहले नीड्स को समझने की कोशिश करो। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि बिल्कुल बेसिक नीड्स, तो बैंक से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक नीड्स कौन सी हैं? पहली हायरार्की के हिसाब से बता रहा हूं, तो हमारे पास जो कोर सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरे पास कोर सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है, हाउसिंग लोन्स हैं, वो सभी मेरे पास आ जाते हैं यहां पर, जो मेरे बिल्कुल कोर प्रोडक्ट्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज कौन सी थी? इट वाज रिलेटेड टू सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स। सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स, आपको पैसा बचाना पड़ता है। जैसे आप रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, एफडीआर में पैसा आप सेव करके रखते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लेते हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। ठीक है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू कंज्यूमर लोन्स। ये तो बेसिकली बात की बात है। कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, ये तो आपकी जो अपने सजा सजावट करनी है वो बात की बात है। ठीक है, दैट इज बेसिकली नॉट रिलेटेड। तो यहां पर ऑप्शन ए जो होगा, दैट इज नॉट बेसिकली मेंशन टू बी करेक्ट, वो तो सही से मैच नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स तो अलग होगी। सोशल नीड्स की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इट इज बेसिकली रिलेटेड टू, मुझे कार लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए दिखावे के लिए। ठीक है, सोशली यहां पर अवेलेबल होने के लिए, हेल्थ यहां पर पॉलिसी चाहिए अपने लिए, फैमिली के लिए, तो वो यहां पर आ जाते हैं थर्ड स्टेज में। जैसे कि मेरे को यहां पर कार लोन चाहिए, चाहे कंज्यूमर लोन चाहिए, ये जो टाइप्स लिखे ना, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ये बेसिकली उसी की टाइप है। किसकी पार्ट है? थर्ड पार्ट, थर्ड जो हायरार्की है उसकी पार्ट है, यानी कि सोशल नीड्स का ही पार्ट है। ठीक है, एंड फोर्थ वन ओवर हियर द एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स यानी कि स्पेशल जो आपके टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो नीड्स है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू द एस्टीम नीड्स। जो आपकी एस्टीम नीड्स है, जो स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स या फिर टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। एंड फिफ्थ वन वाज व्हाट? इट वाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जैसे पेंशनर लोन है, लाइक व्हेन यू आर एट द वर्ज ऑफ द लाइफ इटसेल्फ एंड स्टिल यू आर मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू सीनियर टर्म डिपॉजिट प्लान हो गया, या फिर रिटायरमेंट सोल्यूशन हो गया, या फिर पेंशनर लोन हो गया, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। ओके, तो यहां पर कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। एंड सबसे पहले जो आंसर पोस्ट किया गया, दैट इज पोस्टेड बाय whom? दैट इज पोस्टेड बाय श्रद्धा। That is posted by Shraddha. So answer is option A in this context. Option A is the right answer over here. Very right.
ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चलते हैं। ओके, so it says customers have which of the following requirements or expectations about services quality of bank। तो सर्विस क्वालिटी को लेकर के कस्टमर्स की क्या यहां पर एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, उनके बारे में आपको आंसर करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सर्विस रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, जब भी आप ब्रांच में जाते हो तो क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। थिंक अबाउट इट, नॉट बीइंग अ बैंकर बट बीइंग अबाउट अ कस्टमर। तो एक कस्टमर होते हुए सोचिए एंड बताइएगा क्या क्या आपकी चीजें रहती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। सो इट्स रिलेटेड टू, पहली चीज तो ये है कि मैं आपको लाइन वाइज करवा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट आता है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू टेंजिबल्स। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू टेंजिबल्स। टेंजिबल्स का मतलब क्या रहता है कि जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, अपीयरेंस क्या है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है फैसिलिटीज का, एंड फर्दर जो कम्युनिकेशन मटेरियल दिया जा रहा है उसकी क्या क्वालिटी रहेगी। जो भी चीज एक बेसिकली टेंजिबिलिटी ऐड कर रही है वो बेसिकली कैसी है, वो बेसिकली कैसी है। एंड फर्दर द सेकेंड वन, इट इज रिलेटेड टू द रिलायबिलिटी, इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, रिलायबिलिटी। जो सेकंड है दैट इज रिलेटेड टू रिलायबिलिटी, यानी कि आप चाहते हैं कि जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं जैसे प्रॉमिस किया जाए वैसे ही वो परफॉर्म करें एंड एक्यूरेटली वो परफॉर्म करें, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू रिलायबिलिटी। एंड थर्ड जो आर है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिव, जो आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है। नाउ व्हाट इज एक्चुअली द रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि एक विलिंगनेस टू हेल्प होनी चाहिए कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट। एंड द फोर्थ वन, इट इज रिलेटेड टू एश्योरेंस। फोर्थ वन, इट इज रिलेटेड टू एश्योरेंस। एश्योरेंस में ना फर्दर हमारे पास चार पार्ट आते हैं। कौन कौन से चार पार्ट आते हैं। वन, इट इज अ कॉम्पिटेंस। एक तो जो पार्ट आता है दैट इज अ कॉम्पिटेंस, यानी कि आपके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो हों, ठीक है, उनको नॉलेज हो अपने कंटेंट के बारे में जो चीज दे रहे हैं। एंड दोज मस्ट बी कर्टियस इनफ, वो कर्टियस भी हो, ठीक है, जिसे हम शिष्टता कहते हैं, शिष्टता से भरपूर हो। एंड थर्ड, क्रेडिबिलिटी। थर्ड इज बेसिकली द क्रेडिबिलिटी। एश्योरेंस में जब हम बात करते हैं तो तीसरा फैक्टर आता है क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड, यानी कि हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाए। एंड फोर्थ वन, इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम रिस्क एंड डाउट। कोई भी हमारे मन में रिस्क ना हो, कोई भी डाउट ना हो, तभी तो हम बैंक में जाएंगे, अदरवाइज तो मार्केट भी है, ठीक है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। एश्योरेंस भी होता है। एंड फॉर द फिफ्थ पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू एम्पैथी। इट इज रिलेटेड टू एम्पैथी। एम्पैथी इज बेसिकली रिलेटेड टू कि आप चीज को आसानी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी अप्रोचेबिलिटी काफी ज्यादा आसान है। आप यहां पर कस्टमर को उसी लैंग्वेज में इन्फॉर्म करेंगे जिस लैंग्वेज को वो जानता है, दैट इज कम्युनिकेशन इटसेल्फ। तो पहली चीज इसमें आती है एक्सेस, कि एक चीज का एक्सेस रहेगा आपके पास, जब भी आप जाना चाहते हैं तब आप कंफर्टेबली जा पाए। एंड सेकंड, इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपको लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज में आपके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। दिस इज व्हाट यू आल्सो नीड, व्हाट यू रिक्वायर। एंड द थर्ड वन, इट इज रिलेटेड टू कि आप कस्टमर को समझें, अंडरस्टैंडिंग, कि आप अंडरस्टैंड करें कस्टमर को, ठीक है। तो ये यहां पर रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं बेसिकली जब हम यहां पर पहुंचते हैं बैंक में, कस्टमर पहुंचता है बैंक में, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड फर्दर यहां पर एक सिंपल सी चीज, डेफिनेटली यू वांट कि आपको लो कॉस्ट में सर्विसेज मिले। अगर ये ज्यादा बेटर अच्छी सर्विसेज आपको लो कॉस्ट में मिल जाए तो और ही क्या चाहिए, तो और क्या चाहिए। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ना, जो एक हिडन रिक्वायरमेंट रहता है। सो व्हाट वुड बी द आंसर, इट वुड बी ऑप्शन ए ओवर हियर। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड सबसे पहले यहां पर आंसर जो पोस्ट किया है दैट इज पोस्टेड बाय भुजंग ओवर हियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। It says in relation with RBI guidelines for recovery agents, which of the following are not stated correctly। अब RBI ने गाइडलाइंस दी हैं रिकवरी एजेंट्स को लेकर के। बैंक लेंडिंग करते हैं, उसके बाद रिकवरी के लिए क्या करते हैं, कई बार एजेंट्स को हायर कर लेते हैं। एजेंट्स को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं कि आप यहां पर रिकवरी करोगे या जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड। अब रिकवरी एजेंट जो है, जो प्राइवेट आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो यहां पर रिकवरी के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। कई बार हो सकता है कि वो यहां पर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के रूप में वो यहां पर क्या कहते हैं, अपने खुद के स्टाफ को रिकवरी के लिए भेजें, या फिर वो थर्ड पार्टी स्टाफ को भी हायर कर सकते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर 2008 में गाइडलाइंस दी थी, सबसे पहले तो रिलेटेड टू रिकवरी एजेंट्स के लिए कि क्या क्या चीजें रिकवरी एजेंट्स कर सकते हैं, क्या चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना कौन सी चीजें सही नहीं है। सो ऑप्शन ए ओवर हियर इट सेज एजेंट्स में इंक्लूड एजेंसीज
engaged by banks and the agents or employees of the concerned agencies. तो एजेंट्स जो है उसमें बेसिकली एजेंसीज भी हो सकती हैं, या फिर जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको भी हम एजेंट्स की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं. दैट इज बेसिकली सेट टू बी, ये बिल्कुल सही चीज बताइए. दैट इज बेसिकली मेंशन टू बी करेक्ट ओवर देयर. ठीक है, दैट इज बेसिकली मेंशन टू बी करेक्ट, ये तो सही हो गया. एंड ऑप्शन बी सेज ड्यू नोटिस एंड एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन मस्ट बी इंश्योर्ड. ये बिल्कुल आपको यहां पर इस चीज को एंश्योर करना है. इट इज नॉट इंश्योर्ड, इट मस्ट बी एंश्योर्ड. ठीक है, तो आपको इस चीज को यहां पर बैंक्स को एंश्योर करना होता है कि एप्रोप्रिएट नोटिस जरूर पहुंचा गया हो, एंड फर्दर जो भी एजेंट है ना उनको एक अथॉरिटी जरूर दी गई हो कि आप यहां पर रिकवरी के लिए जा सकते हो. एंड थर्ड वन, इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी भी यहां पर करेक्ट हो गया. ऑप्शन सी सेज द बैंक मस्ट बी हैविंग अ मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंसेस टू बी रिड्रेस्ड बाय द बोरोअर्स. यानी कि अगर बोरोअर को किसी तरह की कमी पेशी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है एजेंट के थ्रू, तो उसका रिड्रेसल भी हो. ठीक है, सो दैट मस्ट आल्सो बी देयर. तो तीनों ही चीजें यहां पर क्या है, करेक्ट है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस कॉन्टेक्स्ट. एंड सबसे पहले आंसर पोस्ट किया है यहां पर भुजंग सर ने. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. तो नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस यहां पर हम कवर करने वाले, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. अगर आपको एक ब्रीफ चाहिए तो मैं इसके रिलेटेड आपको छोटा सा एक आइडिया दे सकता हूं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में हम बेसिकली किन चीजों के बारे में हम बात करते हैं. ओके, तो देखिए जब भी मैं यहां पर बात करता हूं रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो प्रोडक्ट का ना एक लाइफ साइकिल होता है. लाइफ साइकिल मतलब कि उसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. लाइक पहले वो प्रोडक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद वो प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हो गई, उसके बाद उसमें डिक्लाइन आ गया. दैट इज बेसिकली द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो पहली जो स्टेज होती है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन. पहली जो स्टेज होती है दैट इज अ इंट्रोडक्शन, जब यहां पर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है. एंड सेकंड जो स्टेज रहती है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू ग्रोथ, यानी कि जब कस्टमर्स में अवेयरनेस पैदा होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद उसमें ग्रोथ आपको दिखने मिलनी शुरू हो जाती है. लाइक पहले हुआ क्या, पहले आरओ एंड वाटर प्योरीफायर नहीं होते थे. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया, यानी कि वाटर प्योरीफायर आया, तो वाटर प्योरीफायर के बाद यहां पर लोगों ने इसको परचेज करना शुरू कर दिया. धीरे धीरे इसकी सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी. ओके, धीरे धीरे इनकी सेल्स जो थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी. दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट, एंड दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू ग्रोथ. अब एक टाइम पर आकर के इनकी ग्रोथ ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, पीक लेवल पर पहुंच जाती है. एंड दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू मैच्योरिटी, जब मैक्सिमाइजेशन है हर एक चीज की. ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्ट में अगर तो आप चेंजेस कर देते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, नए फीचर्स लेकर आते हैं, फिर तो प्रोडक्ट में ये जो चीज है इसका ग्रोथ पैटर्न शुरू हो जाता है. लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं तो विद द टाइम इटसेल्फ हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इलॉप हो जाए, यानी कि वो धीरे धीरे उसकी जो स्टेज थी वो डिक्लाइन स्टेज की तरफ जानी शुरू हो जाएगी. दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द फोर्थ स्टेज ओवर हियर, दैट इज डिक्लाइन. दैट इज डिक्लाइन स्टेज. तो 4 स्टेजेस हैं. पहली स्टेज इंट्रोडक्शन, दूसरी ग्रोथ, थर्ड मैच्योरिटी, एंड फोर्थ इज डिक्लाइन, जब आपके पास यहां पर जो आपका प्रोडक्ट था उसकी सेल्स यहां पर कम होनी शुरू हो गई. दैट इज बेसिकली द डिक्लाइन स्टेज ओवर देयर. इज दैट क्लियर? अब यहां पर डेफिनेशन सबसे पहले जो दी गई थी दैट वाज रिलेटेड टू कि जो प्रोडक्ट होता ना ये बेसिकली टेंजिबल का एंड इनटेंजिबल का एक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है. टेंजिबल का, टेंजिबिलिटी एंड इनटेंजिबिलिटी. कुछ चीजें आपको सर्विसेज के रूप में प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, एंड कुछ चीजें आपको टेंजिबिलिटी के साथ प्रोवाइड की जाती हैं. तो बेसिकली उनका एक कॉम्बिनेशन है. एंड ये डेफिनेशन किसने दी थी? दैट वाज गिवन बाय थियोडोर लेविट. दैट वाज गिवन बाय थियोडोर लेविट. ठीक है, तो थियोडोर लेविट ने ये डेफिनेशन दी थी कि कॉम्बिनेशन है किसका, टेंजिबल का एंड इनटेंजिबल का. ओके, सो अभी इसके क्वेश्चंस को हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, एंड साइड बाय साइड इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी हम कंप्लीटली कवर करते जाएंगे. डू नॉट वरी अबाउट इट. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट स्टेटेड करेक्टली. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को लेकर के कौन सी चीज यहां पर करेक्ट नहीं है? सो इट सेज देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट. Introduction stage, that is the sale volume is high and revenue of the product is quite sufficient. Option C says maturity stage, where there is saturation in growth and the sales volume and the profits are still not maximized. And option D, both B and C. So which one would be the right answer? Question number D, question number 7 over here. So which one would be the right answer in case of question number 7 over here? So kindly please do answer at the earliest. जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट करना है. तो 4 स्टेज होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कौन कौन सी? इंट्रोडक्शन स्टेज, एंड देन ग्रोथ स्टेज, एंड फर्दर मैच्योरिटी स्टेज, एंड द फोर्थ वन रिलेटेड टू व्हाट? फोर्थ वन इट इज अ डिक्लाइन स्टेज. तो ये 4 स्टेजेस रहती हैं. इंट्रोडक्शन स्टेज बेसिकली द सेल वॉल्यूम इज क्वाइट हाई. जो सेल वॉल्यूम है काफी ज्यादा रहती है इंट्रोडक्शन स्टेज में. दैट इज करेक्ट.
एंड फर्दर रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज क्वाइट सफिशिएंट, जो रेवेन्यू होता है प्रोडक्ट का वो भी सफिशिएंट होता है। क्या ऐसा होता है क्या? इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या आती है चीज, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? इंट्रोडक्शन स्टेज तब होती है जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस जस्ट किया गया, उस टाइम पर सेल वॉल्यूम जो होती है ना वो काफी ज्यादा बेसिकली कम होती है। सो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो सेल्स हैं वो आपके पास काफी ज्यादा कम होती हैं। एंड फर्दर कई बार तो आप अपने इवन खर्चे भी नहीं निकाल पाते हैं, जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो भी नहीं निकाल पाते हैं, मार्केटिंग की, प्रोडक्शन की, ठीक है, उसकी सर्विसिंग की जो कॉस्ट होती है वो भी नहीं निकाल पाते हैं। दैट इज बेसिकली द केस इन द केस ऑफ द इंट्रोडक्शन स्टेज। सेकंड जो स्टेज होती है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू ग्रोथ स्टेज। वो किससे रिलेटेड है? वो ग्रोथ स्टेज से रिलेटेड है। एंड ग्रोथ स्टेज बेसिकली कब होती है? जब यहां पर सेल्स वॉल्यूम जो होती है ना वो यहां पर आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। दैट इज बेसिकली क्वाइट हायर, दैट इज क्वाइट हायर, वो इंक्रीज होना शुरू होती है। धीरे धीरे आप ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचते हैं, अल्टीमेटली यू आर अर्निंग द प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, यू आर जनरेटिंग द प्रॉफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज द सेकंड स्टेज। एंड थर्ड जो स्टेज रहती है दैट इज अ मैच्योरिटी स्टेज। दैट इज अ मैच्योरिटी स्टेज। जब अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है ना, अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट होता है ना उसमें मैच्योरिटी में पहुंच जाता है, यानी कि आपके पास पीक सेल्स आ जाती हैं। तो यहां पर ऑप्शन देखिए सी भी मैच कीजिए, वो भी सही नहीं है, बिकॉज इसमें उन्होंने कहा सैचुरेशन इन ग्रोथ, ये तो सही है लेकिन सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स आर स्टिल नॉट मैक्सिमाइज, जबकि ये सही नहीं है क्योंकि आप मैक्सिमाइज ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, दोनों यहां पर गलत हो गए। सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। एंड सबसे पहले जो यहां पर आंसर दिया गया दैट इज गिवन बाय साहिती यमा, that is posted by Sahiti. Okay, so option D is the right answer in this context. Option D is the right answer. Okay, now let's move further. डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है? डिक्लाइन स्टेज रहेगी ना सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए। तो डिक्लाइन स्टेज में तो आपके पास वैसे भी पहले सैचुरेशन आ चुकी होती है, ठीक है, तो उस स्टेज में आपके पास अब यहां पर लेस अट्रैक्टिव हो गया, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में अभी ज्यादा और ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। एंड धीरे धीरे आपको डिक्लाइन मिलना शुरू हो जाता है यहां पर कि आपके जो प्रोडक्ट थे उसकी जो वैल्यू थी वो कम, आपकी जो सेल थी वो कम होनी शुरू हो जाती है वहां पर। ओके, सो दैट इज रिलेटेड। Now let's move to the next question over here. Question number 8, it says, which of the following is not matched correctly in context of the product development process? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन सी चीज प्रॉपरली यहां पर मैच नहीं है उसके बारे में हमें आंसर करना है। इट सेज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स व्हिच डिफाइन टाइप ऑफ बिजनेस द बैंक इज डूइंग, कोर प्रोडक्ट्स नीड टू हैव अ स्ट्रांग मार्केटिंग कंटेंट एंड दीज आर इंडिस्पेंसिबल बट ग्रोथ इज लो। तो यहां पर हमें फटाफट से आंसर करना है कि कौन सी चीज यहां पर सही है, कौन सी चीज नहीं है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर के। तो हमारे को यहां पर कहा गया है रिलेटेड टू ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स एंड द कोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसके बारे में आपको आंसर करना है। ओके, तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बेसिकली क्या होते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स? सो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, जो आपके फॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको मिला करके, उनको कंबाइन करके आपके जो प्रोडक्ट है उनको बनाया जाता है। एंड बेसिकली दे ऐड द वैल्यू टू द प्रोडक्ट, ठीक है, वो ऐड करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं। तो ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो ये नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ द कोर प्रोडक्ट। अब कोर प्रोडक्ट वो होते हैं जो बेसिकली टाइप ऑफ बिजनेस को डिफाइन करते हैं, जो टाइप ऑफ बिजनेस को डिफाइन करते हैं कि ये मेरा कोर प्रोडक्ट है, ठीक है। इफ आई एम हैव बेसिकली, अगर मैं मान लीजिए आयरन प्रेस को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो वो मेरा कोर प्रोडक्ट है, दैट इज माई कोर प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो चीज है। ओके, सो दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मल प्रोडक्ट्स का, कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मल प्रोडक्ट्स का जो कि एक वैल्यू ऐड करता है, दैट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। एंड ऑप्शन बी इज रिलेटेड टू कोर प्रोडक्ट्स नीड टू हैव अ स्ट्रांग मार्केटिंग कंटेंट। तो आपको एक चीज बताता हूं कि आप जो यहां पर कोर प्रोडक्ट है ना उनको स्ट्रांग मार्केटिंग कंटेंट की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जो यहां पर स्ट्रांग मार्केट आपको कंटेंट की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? दैट इज नॉट बेसिकली रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट बेसिकली रिक्वायर्ड, वो भी यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड। कोर प्रोडक्ट्स को स्ट्रांग मार्केटिंग कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज बिकॉज वो ऑलरेडी खासियत है। जैसे बैंक का कोर प्रोडक्ट क्या है? अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करता हूं, करंट अकाउंट की बात करता हूं, वो कोर प्रोडक्ट है बैंक का, वो बैंक का कोर प्रोडक्ट है। अब उसको क्या यहां पर आप और ज्यादा फेमस करेंगे, उसकी एड थोड़ा ना निकालेंगे, उसकी एड थोड़ा ना निकालेंगे, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू आवर कोर प्रोडक्ट। एंड फर्दर कोर प्रोडक्ट जो होते हैं, ऑप्शन सी सेज कि ये इंडिस्पेंसिबल है बट ग्रोथ इज लो, दीज आर इंडिस्पेंसिबल एंड ग्रोथ इज लो। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपके पास डेफिनेटली इनकी ग्रोथ जो होती है वो काफी कम होती है, वो काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है। एंड दीज आर इंडिस्पेंसिबल फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। ओके, सो दैट इज मेंशन टू बी करेक्ट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज अ राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने बताना था कि कौन सी चीज प्रॉपरली मैच नहीं करती है।
नाउ लेट्स मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 9 इट इज। क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट से लेकर के कौन सी चीज जो है वो करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन 8 सेज these are developed from formal products, that is absolutely correct. These add value to the product in terms of benefits, ये benefit में benefit add करते हैं, that is also said to be correct. These are value addition to the customers, ये customer के लिए value addition है। तो यहां पर सभी चीजें ही क्या है, करेक्ट है, सभी चीजें ही क्या है, करेक्ट है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। राइट अवे आंसर वुड बी ऑप्शन डी, बिकॉज यहां पर हमने बताना था कि कौन सी चीजें करेक्ट नहीं है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी ओवर हियर। Now let's move further towards question number 10 over here. Question number 10 it says different types of products marketed by banks include which of the following। जो भी different type of products यहाँ पर market किया जाता है बैंक्स के द्वारा, उनमें क्या क्या चीजें शामिल रहती हैं, उनमें क्या क्या चीजें शामिल रहती हैं। वन इट सेज डिपॉजिट प्रोडक्ट। अब डिपॉजिट प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं डिपॉजिट्स की बात करता हूं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, मैं लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं। जब मैं एसेट की बात कर रहा हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स, मेरी जो लेंडिंग है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू एसेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो वो भी पार्ट है, एसेट प्रोडक्ट भी पार्ट है। एंड अदर देन दैट बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ इट, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एंड फोर्थ वन इट सेज एंसिलरी सर्विसेज, फोर्थ वन इट सेज एंसिलरी सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज भी बेसिकली अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, बैंक का इंश्योरेंस कर रहे हैं, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन 1 2 3 4 सभी ही करेक्ट है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, आंसर वुड बी ऑप्शन ए ओवर हियर। तो यहां पर जो सबसे पहले आंसर पोस्ट किया है दैट इज पोस्टेड बाय भूषण ओवर हियर, ऑप्शन ए इज द राइट वन, ठीक है। एंड यहां पर आपको बता देता हूं कि जब मैं यहां पर डिपॉजिट प्रोडक्ट की बात करता हूं तो इसमें कासा भी रहता है, यानी कि जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैलेंसेज हैं वो रहते हैं, जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, चाहे फिक्स डिपॉजिट है चाहे रेकरिंग डिपॉजिट है, वो यहां पर शामिल रहते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द डिपॉजिट प्रोडक्ट। जब मैं यहां पर बात करता हूं रिलेटेड टू एसेट प्रोडक्ट, तो जो भी मेरे लोन्स है, टर्म लोन्स है, सीसी है, ठीक है, वो सभी किसमें पार्ट बनते हैं, वो एसेट प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं। साथ के साथ जो इन्वेस्टमेंट अगर की गई है तो वो भी इसी का पार्ट बनती है। अगर मैं अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करता हूं, अगर मैं अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करता हूं तो उसके केस में बेसिकली कौन कौन सी चीजें शामिल रहेंगी अदर सर्विसेज में, चाहे डिमांड ड्राफ्ट इशू किया गया है, चाहे यहां पर बैंक का चेक इशू किया गया है, चाहे एनईएफटी की जाती है, आरटीजीएस की जा रही है, ठीक है, या फिर लोकर फैसिलिटी दी जा रही है, सेफ डिपॉजिट लोकर्स एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी दी जा रही है, वो सभी यहां पर अदर फैसिलिटीज का पार्ट बनती हैं, वो भी क्या बनती है, अदर फैसिलिटीज का पार्ट बनती है यहां पर। ओके, सो दैट वुड बी बेसिकली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट वन। So now let's move further towards question number 11. It says which of the following are matched correctly। कौन सी चीजें यहां पर अच्छे से मैच की गई हैं। सो एसेट प्रोडक्ट में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आ गया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एसेट में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आएगा, इज इट सो? नो, इट्स नॉट सो, नहीं होगा। क्यों? एसेट नहीं है ये मेरा, ये मेरी लाइबिलिटी है। देखिए ये मेरी लाइबिलिटी है, मेरे ऊपर एसेट होना ये, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी इज लाइबिलिटी प्रोडक्ट में टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट रहेगा, बिल्कुल सही है। अदर सर्विसेज में सेफ डिपॉजिट लॉकर्स रहेगा, बैंक गारंटी रहेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी क्या रह सकता है यहाँ पे, तो सेफ डिपॉजिट लॉकर तो है, क्या बैंक गारंटी एंड द लेटर ऑफ क्रेडिट कैन आल्सो बी द पार्ट ऑफ इट, कैन आल्सो बी द पार्ट ऑफ इट? नो, इट्स नॉट सो। तो यहां पर एसेट प्रोडक्ट भी प्रॉपरली मैच नहीं है, एंड मोर ओवर यहां पर अदर सर्विसेज में देखे तो ये प्रॉपरली मैच है, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, जो कमीशन बेसिकली आप अर्न करें ना इनसे, तो बेसिकली वो भी क्या है, वो भी आपके पास अदर सर्विसेज में पार्ट बनती है। तो बी एंड सी आर मेंशन टू बी करेक्ट, बट ऑप्शन ए इज नॉट मेंशन टू बी करेक्ट, ऑप्शन ए इज नॉट मेंशन टू बी करेक्ट। देखिए एसेट प्रोडक्ट कौन से रहेंगे, एसेट प्रोडक्ट इज नॉट द करंट अकाउंट, वो आपका एसेट नहीं है, दैट इज योर लाइबिलिटी ना, दैट इज योर लाइबिलिटी। तो यहां पर आंसर जो रहेगा दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू, हमने बताना था कि कौन से मैच ने करेक्टली, कौन से मैच ने करेक्टली, तो यहां पर आना चाहिए बी एंड सी, इट शुड नॉट बी ऑल आर करेक्ट, इट शुड बी ऑप्शन बी एंड सी। तो यहां पर जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द आंसर ओवर हियर। ओके, तो ए जो है यहां पर वो प्रॉपरली मैच नहीं है, एंड बी एंड सी आर मैच प्रॉपरली, सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज बी एंड सी। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12. So which of the following is or are stages in the new product development? तो क्या क्या यहां पर स्टेजेस हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में? जनरेटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट एनालिसिस, एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट? देखिए जब कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना होता है ना, बड़े तरीके से डेवलप करना पड़ता है,
एंड टोटल 5 स्टेजेस उसमें रहती हैं। तो 5 स्टेजेस कौन सी मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली चीज रहती है जनरेटिंग द न्यू आइडियाज। पहली बात तो जब आपने प्रोडक्ट बनाना है तो आपके पास आइडिया होना चाहिए। तो इट इज रिलेटेड टू कि आपके पास आपको नए आइडियाज को जनरेट करना, ये पहली स्टेज होती है। ये पहली स्टेज होती है। जो सेकंड स्टेज होती है दैट इज रिलेटेड टू आइडिया स्क्रीनिंग, यानी कि आपने जो भी आइडियाज जनरेट किए हैं, आपने जो भी आइडियाज जनरेट किए हैं, आपको उन्हें स्क्रीन करना है। आपको उन्हें स्क्रीन करना है, देखना है कि कौन सा आइडिया सही है, कौन सा आइडिया सही नहीं है। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू, अब आपने जो एक आइडिया सिलेक्ट कर लिया उसकी टेस्टिंग करनी है। अब उसकी टेस्टिंग की जानी है, दैट इज अ कंसेप्ट टेस्टिंग। ठीक है। एंड फर्दर फोर्थ वन इट इज रिलेटेड टू बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस। फोर्थ वन जो है दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस। तो ये बेसिकली बिजनेस एनालिसिस मार्केट एनालिसिस होता है कि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ, मार्केट एस्पेक्ट के साथ, क्या ये जो प्रोडक्ट है वो यहां पर सही रहने वाला है, वायबल रहने वाला है या नहीं है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है ये। ओके। एंड फिफ्थ वन इट इज रिलेटेड टू द, फिफ्थ जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक्चुअल जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप डेवलप कर लेते हैं एंड मार्केटिंग टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी कमर्शियलाइजेशन कर देते हैं। तो यहां पर पहले भी एक भी चीज आती है कि आप डेवलप करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट को, जो आपने सोचा था उसको डेवलप कर दिया। अब उसमें आप फिर से उसकी क्या करते हैं, फिर से टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, यानी कि पहले कुछ एक लोगों को देंगे, जब उनको अच्छा लगा, अब यानी कि प्रोडक्ट में कोई दिक्कतें नहीं है, तो आप फिर उसको कमर्शियली यहां पर बनाना शुरू कर देते हैं। दैट इज बेसिकली द फुल प्रोसेस रिलेटेड टू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो न्यू आइडियाज को जनरेट करना एंड आइडिया स्क्रीनिंग, concept testing, business analysis, market analysis, and the actual product development, and further test marketing, and further the commercialization. That is basically the idea related to the product market development, new product development. तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? जनरेटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, दैट इज करेक्ट। आइडिया स्क्रीनिंग, दैट इज करेक्ट। कंसेप्ट टेस्टिंग, दैट इज करेक्ट। प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस बेसिकली आएगा क्या? Is there any product analysis over there? That is not basically part of it. ठीक है, that is basically not the part of it. तो ये यहां पर गलत हो गया। ठीक है। ऑप्शन डी इट सेज एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर देयर। तो यहां पर आंसर 1, 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट ओवर हियर। 1, 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट ओवर हियर। सो आंसर इज ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी ओवर हियर। एंड सबसे पहले जो आंसर पोस्ट किया है दैट इज पोस्टेड बाय सैलजा। ओके। तो आई होप कि आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं रही होगी क्वेश्चन को समझने में। नेक्स्ट इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज नॉट मैच्ड करेक्टली, उसके बारे में बता रहा है। तो अभी आपको आइडिया हो गया, फटाफट से यहां पर आंसर पोस्ट कर दीजिए। फटाफट से आंसर पोस्ट कर दीजिए इफ यू आर हैविंग द आइडिया। फर्स्ट इट सेज आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ आइडियाज जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। एंड कंसेप्ट टेस्टिंग है, कंसेप्ट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड बाय टेकिंग फीडबैक। अब कंसेप्ट टेस्टिंग में बेसिकली होता है कि आप फीडबैक लेते हैं ना कस्टमर से कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट को लेकर के, प्रोडक्ट का कंसेप्ट उनको समझ में आया भी नहीं आया, क्या वो प्रोडक्ट उनको अट्रैक्टिव लगा है कि नहीं लगा है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कंसेप्ट टेस्टिंग। एंड थर्ड वन इट सेज बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस टू डिसाइड वेदर द प्रोडक्ट इज वायबल फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड मार्केट एस्पेक्ट इटसेल्फ और नॉट। दैट इज बेसिकली आल्सो करेक्ट। सो आंसर क्या रहेगा? तीनों चीजों को मैच कर रही है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी द आंसर ओवर हियर। Option D would be the answer over here. Now the next question it says, question number 14 it says, which of the following are the constraints in new product development? Which of the following are the constraints in the new product development? तो नए product development में कौन कौन सी चीजों के constraint यहाँ पर रहेंगे? First one it says homogeneous customer base, and second it says with technological revolution product obsolescence is very fast. थर्ड इट इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज, फोर रेजिस्टेंस फ्रॉम द कस्टमर्स। तो हम यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो कमियां हमें आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उनसे रिलेशन में बात कर रहे हैं। तो क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पर? दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट नीड्स एंड फर्दर, तो उसके रिलेटेड आप डिफरेंट नीड्स हैं तो डिफरेंट कस्टमर्स हैं, तो उसके केस में कहते हैं हेट्रोजिनिटी है। क्या है? हेट्रोजिनिटी। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू हेट्रोजिनिटी। तो होमोजेनस कस्टमर बेस नहीं है, देयर इज बेसिकली हेट्रोजिनस कस्टमर बेस। हेट्रोजिनस कस्टमर बेस, तो पहला ऑप्शन हो गया यहां पर गलत। सेकंड इट सेज विद टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस इज वेरी फास्ट, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी यहां पर इवॉल्व होती है ना, चेंज होती है, उसकी वजह से क्या अल्टीमेटली कि आपके पास यहां पर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। प्रोडक्ट आपके बहुत ही जल्दी ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये चीज भी यहां पर करेक्ट हो गई है। सेकंड तो यहां पर ठीक हो गया। थर्ड वन इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज एक
एक कॉन्स्टेंट है नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए। जो पुराना प्रोडक्ट है वो भी एक कॉन्स्टेंट है। देखिए आपका पुराना प्रोडक्ट ऑलरेडी पड़ा है, आप उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी भी कॉस्टिंग कर रहे हैं, या इसके अलावा वो भी एक कंपटीशन एक पोज करता है, वो भी एक कंपटीशन पोज करता है। जैसे मान लीजिए एक एसी बनाने वाली कंपनी है, उसने यहाँ पर पहले नॉर्मल एसी बनाया, ठीक है, अभी वो नई एक टेक्नोलॉजी लेकर आई है, इन्वर्टर एसी की रेंज लेकर आई है। जब तक ये पुरानी रेंज खत्म नहीं हो जाएगी ना, ये नई रेंज को प्रॉपरली बेच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये एसी जो था ये मान लीजिए अवेलेबल था 25,000 का, अब ये जो टेक्नोलॉजी जो नहीं आई है दिस इज अवेलेबल फॉर 35,000, तो डेफिनेटली कस्टमर विल नॉट बी लुकिंग एट द टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट, उनको तो सिर्फ एसी से मतलब है, तो वो यहाँ पर इसे परचेज करेंगे। जब तक यहाँ पर एक्जिस्टिंग रेंज जो है वो भी यहाँ पर एक रिस्क पोज करती है टू द न्यू रेंज इटसेल्फ, ओके। एंड द फोर्थ वन इट सेज रेजिस्टेंस फ्रॉम द कस्टमर्स। कस्टमर्स रेजिस्ट करते हैं क्या? कस्टमर्स रेजिस्ट करते हैं क्या? कस्टमर टेक्नोलॉजी यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को रेजिस्ट नहीं करते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है वो स्टाफ की तरफ से होता है। रेजिस्टेंस इज फ्रॉम द स्टाफ इटसेल्फ, वो स्टाफ की तरफ से रेजिस्टेंस होता है, दैट इज नॉट फ्रॉम द कस्टमर्स साइड इटसेल्फ। तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। आंसर वुड बी ऑप्शन डी ओवर हियर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास ना तो फर्स्ट वाला सही था, ना ही हमारे पास ऑप्शन जो फोर्थ वाला था वो वाला सही था। तो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर गलत थी, उससे रिलेटेड यहाँ पर कोई आंसर नहीं है। सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा, एक स्टोर में मैंने आपका जो लिंक है ना इस कोर्स का वो आपके साथ शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, तो आप उस लिंक पर विजिट करते हुए इससे परचेज कर सकते हैं वहां से। तो जल्दी से जल्दी विजिट कर लीजिए एंड परचेज कर लीजिए कोर्स को। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15, it says, according to Theodore Levitt, products have been undergoing rapid changes over the time period. तो थियोडर लेविट ने पहली डेफिनेशन आपको थियोडर लेविट की बताई थी ना मैंने, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने एक और चीज बोली थी कि जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा चेंज होते जा रहे हैं टाइम बाय टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा चेंज होते जा रहे हैं एंड कैन इवॉल्व इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। एंड फर्दर कौन सी लाइंस में हम उनको डाल सकते हैं, क्या क्या चीजों में उनको डाल सकते हैं कि प्रोडक्ट इवॉल्व जब होते हैं ना, यानी कि जैसे हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है उसी तरह से प्रोडक्ट की भी इवोल्यूशन होती है। तो यानी कि सबसे पहले एक बहुत सी बेसिक सी चीज एंड फर्दर अच्छा प्रोडक्ट एंड बहुत ज्यादा बेटर प्रोडक्ट बन जाता है। उसी से रिलेशन में उन्होंने कहा कि कौन सी फॉलोइंग लाइंस होती हैं। तो जेनरिक प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है, पोटेंशियल प्रोडक्ट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आंसर होने वाला है? विच वन वुड बी द राइट आंसर इन दिस कॉन्टेक्स्ट? पहली चीज समझिएगा कि जेनरिक प्रोडक्ट होता क्या, व्हाट इज एक्चुअली द जेनरिक प्रोडक्ट। जेनरिक प्रोडक्ट यानी कि जो बेसिक प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए एक टी शर्ट है जो कि लेवाइस कंपनी प्रोड्यूस कर रही है एंड एक नॉर्मल टी शर्ट है जो कि यहां पर किसी कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस, उसके ऊपर ना तो कोई ब्रांड है ना कोई कुछ है, लेकिन वो टी शर्ट है जो प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। तो अगर तो उसके ऊपर कंपनी का ब्रांडिंग का थप्पा नहीं लगा हुआ तो बेसिकली वो एक कोर प्रोडक्ट है, वो एक कोर प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। अब उसमें टी शर्ट में कहीं पर आपके पास मंकी वॉश किया हुआ है, कहीं पर आपके ऊपर अच्छा डिजाइन डाला हुआ है, तो बेसिकली वो अलग अलग टाइप्स हो गए, लेकिन जेनरिकली वो टी शर्ट ही है ना, जेनरिकली तो वो एक टी शर्ट ही है। तो दैट इज बेसिकली जेनरिक प्रोडक्ट, यानी कि जो आपके पास अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, जो आपके पास अनब्रांडेड एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो एक कोर प्रोडक्ट शो करता है, लेकिन वो कोर प्रोडक्ट शो करता है। बैंक के केस में क्या होगा, जैसे कि सेविंग अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, ड्राफ्ट है, वो बेसिकली कोर प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर द कोर प्रोडक्ट्स ऑफ द बैंक, ठीक है। तो वो जेनरिक प्रोडक्ट होता है, दैट इज बेसिकली वन ऑफ द लाइन। सेकंड, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड, बेसिकली एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो एक तो होता है हमारे पास कौन सा, जेनरिक प्रोडक्ट होता है, आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर। तो एक तो मेरे पास जेनरिक प्रोडक्ट हो गया, दूसरा मेरे पास कौन सा होता है, सेकंड वन इट इज रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। सेकंड वन इट इज रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब एक्सपेक्टेड क्या होता है कि कस्टमर की मिनिमम परचेज कंडीशन क्या रहेगी, कि वो प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट क्या करता है। अब यहां पर जैसे कि मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट दिया, तो सेविंग फंड अकाउंट के साथ कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग कि उसको इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस भी मिल जाएगा, उसको डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज, एंड साथ में चेकबुक फैसिलिटी भी मिल जाएगी। दैट इज बेसिकली व्हाट, कि वो यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि क्या क्या चीजें वो साथ में चाहता है। जैसे सेविंग अकाउंट में बेसिकली आप मनी को विड्रॉ करने दे रहे हैं, चेक के थ्रू विड्रॉ करने दे रहे हैं, एटीएम के थ्रू विड्रॉ करने दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, वो सेकंड टाइप हो जाती है। एंड थर्ड वन इट इज रिलेटेड टू व्हाट, थर्ड वन इट इज रिलेटेड टू ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, इट इज रिलेटेड टू ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि जो कि प्रोडक्ट को वॉलंटरली एनरिच कर रही है सर्विसेज, ठीक है, यानी कि आप यहां पर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज अब अलाउ कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो गया। वो क्या हो गया, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो गया, जिसके साथ आप एनरिचमेंट लेकर आते हैं, जिसके साथ आप प्रोडक्ट को एनरिच कर देते हैं वॉलंटरली, ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। एंड एक होता है फोर्थ होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट, यानी कि जो आप फ्यूचर नीड्स को देखते हुए करते हैं,
दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए क्या चीज करेंगे, क्या इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। यानी कि कंप्यूटर टर्मिनल्स मान लीजिए हमने सेटअप कर दिए कस्टमर की साइट के ऊपर ही, जहां पर वो कस्टमर को अपने बैठा बैठा यहाँ पर घर पे बैठा बैठा या फिर आसपास के लोकेशन से वो ऑपरेट कर सकता है। दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल प्रोडक्ट, जो उसको एक बेसिकली ना एक एक्स्ट्रा सर्विसेज बेसिकली कह लीजिए हम प्रोवाइड करेगा, जिसके साथ वो अट्रैक्ट हो जाएगा, हम जो अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको रिटेन कर पाएंगे। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। ओके, तो यहां पर जो आंसर है फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट रहता है, उसकी जगह पर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन आंसर वुड बी बेसिकली व्हाट, आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ओके, सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड फर्दर डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स ओवर देयर। क्वेश्चन नंबर 16 says the product policy involves which of the following concept। प्रोडक्ट जो पॉलिसी होती है उसमें कौन कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व रहते हैं, प्रोडक्ट पॉलिसी में कौन कौन से कंसेप्ट रहते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है, सबसे मेन टास्क जो है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट पॉलिसी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कस्टमर बेस ज्यादा बड़ा है, होमोजेनियस नीड्स आप सेटिस्फाई कर रहे हैं हेटेरोजेनियस कस्टमर बेस की, ठीक है, तो होता क्या बेसिकली कि दिस इज द कस्टमर बेस। अब ये कस्टमर बेस हेटेरोजेनियस है, दिस इज हेटेरोजेनियस, इनका विचारधारा अलग अलग है, इनकी सोच अलग अलग है, इनकी नीड्स अलग अलग है, लेकिन इनकी नीड्स मैच करती होंगी, इनकी नीड्स कॉमन नीड्स भी होंगी, इनकी कॉमन नीड्स भी होंगी। अब उन नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट कि हेटेरोजेनियस हमारे पास क्या है, हमारे पास हेटेरोजेनियस यहाँ पर कस्टमर बेस है, एंड उनके लिए हमने उनकी होमोजेनियस नीड्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी होमोजेनियस जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोडक्ट को डेवलप किया, उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोडक्ट को डेवलप किया, ठीक है। अब यहां पर इसमें कई कई कंसेप्ट जो होते हैं वो इंक्लूड रहते हैं। कौन से कंसेप्ट इंक्लूड रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू व्हाट कि अप्रेजल हमने यहां पर कैसे किया है, डिसीजन कैसे लिया जा रहा है प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन को लेकर के। पहली चीज है कि हमने अप्रेजल किस तरह से किया है, अप्रेजल किस तरह से किया है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस तरह से हो रही है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अब यहां पर अगर बात करते हैं डिफरेंट एफडीआर की, तो बैंक्स में डिफरेंट इवन एफडीआर की स्कीम होती है। अब एफडीआर बेसिकली जेनरिक प्रोडक्ट क्या है, एफडीआर में कि आप पैसा जमा कराएंगे, कुछ समय के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन एक एफडीआर होती है कि आपको यहां पर आप बीच में भी ब्रेक करवा सकते हैं, एक एफडीआर होती है जिसमें आपको साथ में इनबिल्ट ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट फैसिलिटीज के साथ मिलती है, ठीक है। कई एफडीआर में इवन आप बेसिकली बाद में कुछ अमाउंट जमा भी करवा सकते हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद पैसा निकलवा भी सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू आप डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के बीच में, ओके। एंड पोजीशनिंग कैसे है प्रोडक्ट की, व्हाट इज द प्रोडक्ट पोजीशनिंग, व्हाट इज द प्रोडक्ट पोजीशनिंग। एंड फोर्थ वन इट इज रिलेटेड टू ब्रांड डिसीजन। मैं पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको चीजें समझा दूंगा। ब्रांड डिसीजन, फोर्थ वन इट इज अ ब्रांड डिसीजन। फिफ्थ वन इट इज रिलेटेड टू पैकेजिंग कैसी की जा रही है, दिस इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब आप एटीएम कार्ड दे रहे हैं, कई बैंक एटीएम कार्ड जो फीमेल्स हैं उनको पिंक कलर का एटीएम कार्ड देंगे, जो मेल्स हैं उनको और एटीएम कार्ड देंगे, या फिर पर्सनलाइज्ड एटीएम कार्ड दिए जाते हैं जो पिक आप वहां पर पोस्ट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, ठीक है। एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट पॉलिसी। तो जो मैं सबसे पहले बात करता हूं यहां पर अप्रेजल के बारे में, अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट लाइन के बारे में, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में। तो बेसिकली यहां पर कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ता है। जो भी यहां पर बैंक मार्केटर है उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको फटाफट से उसको रिव्यू करना पड़ता है, प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या चेंजेस लेकर आने, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, नीड्स चेंज हो रही है, प्रेफरेंस चेंज हो रही है, बिजनेस कंपिटेटिव हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको नया प्रोडक्ट लेकर आना पड़ेगा। आपको यहां पर अप्रेजल करना पड़ेगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का कि कौन सा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट में चेंजेस करने चाहिए। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो पहला पार्ट इससे रिलेशन में आता है। सेकंड इज रिलेटेड टू डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि सभी बैंक्स में जो प्रोडक्ट्स हैं वो सभी लगभग सेम लगते हैं। अब अगर बैंक ए जो है वो हाउसिंग लोन दे रहा है, बैंक बी है वो भी हाउसिंग लोन दे रहा है, तो उनमें बेसिकली क्या चीजें डिफरेंट कर रही हैं, उनमें क्या चीजें डिफरेंट कर रही हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, जिसको हम कहते हैं यूएसपी। यूएसपी क्या है, यानी कि प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है। आप एचडीएफसी बैंक में ना जाकर के आईसीआईसी बैंक में लोन क्यों लेंगे, हाउसिंग लोन क्यों लेंगे, क्या चीज यूएसपी है, व्हाट इज द यूएसपी ओवर देयर, ठीक है। तो उस चीज के बारे में, ओके। एंड फर्दर द थर्ड वन इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग बेसिकली क्या है कि हम यहां पर जो भी सेलिंग प्रोपोजिशंस हैं उसमें से किस तरह से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। लाइक
एक चीज सिंपल से आपको यहां पर बताता हूं। रिलेटेड मान लीजिए हम कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पीपीबी, एएफबी, एलआरबी का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो मान लीजिए कोर्स में प्रोवाइड कर रहा हूं 300 रुपीज का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो तीनों कोर्स हो गए 900 के, ठीक है। लेकिन साथ के साथ मैंने एक कॉम्बो बना दिया जहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि सेम ये तीन का पैक 900 की जगह पर वो 700 में दे रहा हूं। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, कि मैंने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर दिया। अब जो भी पर्सन लेना चाहेगा तो वो ये वाला पैक नहीं लेगा, वो बेसिकली ये वाला पैक लेगा। वो बेसिकली ये वाला पैक लेगा, ये नहीं कि वो 900 लेगा, बिकॉज मैं कंपिटेटिव होना चाहता हूं मार्केट में, तो मुझे पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू ब्रांड डिसीजनिंग, फर्दर इट इज रिलेटेड टू ब्रांड डिसीजनिंग, ठीक है, कि यानी कि आप ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, उससे रिलेशन में है। एंड देन इट इज रिलेटेड टू पैकेजिंग। प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखिए काफी ज्यादा मैटर करती है। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो काफी ज्यादा मैटर करती है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, जो उसकी लुक है वो काफी ज्यादा मैटर करती है। एंड फर्दर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट इज रिलेटेड टू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि जब आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो रहे हैं, देन यू आर टू बेसिकली टेक द डिसीजन रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ओवर देयर। सो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, व्हाट वुड बी आंसर, प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज पार्ट ऑफ इट, यस, एंड ब्रांड डिसीजन, यस, पैकेजिंग, यस, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यस, एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो पांचों यहाँ पर क्या है, पार्ट है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर। Which of the following, which of the following related to remittance products is not mentioned to be correct? तो रेमिटेंस प्रोडक्ट्स को लेकर के कौन सी चीज करेक्टली यहां पर मेंशन नहीं है, उसके बारे में हमने बताना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इट सेज that NEFT system operationalized by Reserve Bank of India during November 2005. NEFT is not a centralized concept. Parties for NEFT include sending bank, sending service center, next clearing center, and beneficiary branch only. And further it says there is no value limit for individual transactions under NEFT. तो नेफ्ट के अंदर कोई भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन जो है उनकी कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट्स में से जल्दी आंसर कर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर ओवर देयर। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर नेफ्ट को ऑपरेशनलाइज किया था 2005 में, तो यहां पर दैट मेक्स द फर्स्ट स्टेटमेंट टू बी वेरी करेक्ट। एंड फर्दर इट सेज नेफ्ट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट, जो नेफ्ट है आपके पास वो सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट नहीं है। तो हम कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट है नेफ्ट, क्या है हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट है जिसके थ्रू यहां पर जो नेफ्ट है वो हर जगह पर वर्केबल है, जो नेफ्ट है वो हर जगह पर वर्केबल है। तो डेफिनेटली दैट्स अ सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट, तो वो सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट भी है, नेफ्ट इज अ सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाती है। थर्ड इट सेज पार्टीज फॉर नेफ्ट इंक्लूड सेंडिंग बैंक, यानी कि जहां पर से रिमिटर ने पैसे भेजने थे उसका बैंक हो गया। एंड उसके बाद सेंडिंग सर्विस सेंटर होगा, सेंडिंग सर्विस सेंटर हो जाएगा। उसके बाद नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर हो जाएगा जो कि आरबीआई के एंड पर होगा। फिर उसके बाद बेनिफिशियरी ब्रांच सीधा नहीं होगी, जो यहां पर रिसीवर सर्विस सेंटर होगा, फिर इसके पास रिसीवर सर्विस सेंटर होगा, ठीक है। एंड उसके बाद बेनिफिशियरी ब्रांच होगी। तो ये बेसिकली पर्सन होता है जो इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये रिसीवर सर्विस सेंटर भी यहां पर इंक्लूडेड रहेगा, जो कि यहां पर मेंशन नहीं है, तो ये भी यहां पर गलत हो जाता है। फोर्थ वन इट सेज देयर इज नो वैल्यू लिमिट फॉर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अंडर नेफ्ट। तो नेफ्ट के लिए कोई भी वैल्यू लिमिट नहीं है, कोई भी, ना तो आपके पास अपर लिमिट है ना ही कोई आपके पास लोअर लिमिट है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन 4 है दैट इज बेसिकली द करेक्ट वन, वो यहां पर सही है। ओके, तो यहां पर आंसर क्या रहने वाला है, व्हाट वुड बी द आंसर ओवर देयर, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर ओवर देयर, इट इज बेसिकली द 1 and 4 ओनली, इट इज 1 and 4 ओनली। सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। आई वॉन्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट, कि आप भी सभी पार्टिसिपेट करें एंड फर्दर आंसर करें जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बेटर बन पाए एंड आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिटेन भी कर पाए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनईएफटी सिस्टम। अब एनईएफटी सिस्टम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन कौन से पर्सन इसमें एलिजिबल रहते हैं उनके बारे में हमने बताना है। फर्स्ट वन इट सेज, the first one it says related to the applicant must be a bank. Second it says it shall be a member of RTGS. SFMS must be installed. Other prescribed eligibility conditions notified by the central government. So which of the following would be the correct one? So जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए कि नेफ्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या रहता है। एंड फर्दर सेकंड यहां पर है इट शैल बी अ मेंबर ऑफ आरटीजीएस, एसएफएमएस मस्ट बी इंस्टॉल्ड। एसएफएमएस का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसएफएमएस? It is structured financial messaging solution. Structured financial messaging solution.
ओके, तो यहां पर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, काइंडली लुक इनटू दोज एंड फर्दर डू लेट मी नो कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा. इट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? इट इज अ ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. व्हाई फोर्थ इज नॉट करेक्ट? जो अदर प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी है, कंडीशंस एंड नोटिफाइड बाय नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट शुड बी बाय द आरबीआई. It should be by the Reserve Bank of India, not the central government over there. Okay, so what would be the right answer over there? तो सही आंसर क्या होने वाला है? It would be 1 2 3. SFMS तो होता ही है. देखिए, स्ट्रक्चर्ड आपके पास फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम होता है. SFMS बेसिकली एक आप कह लीजिए एक तरह से उसका टेम्पलेट है जिसमें आप इन मैसेजेस को सेंड करते हैं. ठीक है, तो वो तो करेक्ट है ही है. तो वो तो करेक्ट है ही है. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? इट इज ऑप्शन बी विच इज द राइट वन ओवर हियर. इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इट सेज कस्टमर ए रिमिटेड अ नेफ्ट ऑफ ₹1 लाख यूजिंग नेफ्ट. तो कस्टमर ए ने रिमिटेंस की थी 1 लाख रुपए की नेफ्ट का इस्तेमाल करते हुए, बट लेटर ऑन गेव अ कैंसिलेशन इंस्ट्रक्शन टू द कंसर्न बैंक. उसके बाद एक कैंसिलेशन का इंस्ट्रक्शन दे दिया उसने कंसर्न बैंक को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड? तो उस रिगार्ड में कौन सी चीज यहां पर करेक्ट रहने वाली है? As a revocation instruction has been given, the amounts so remitted must be credited back to the customer's account. तो क्योंकि एक रेवोकेशन यहां पर इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, तो जो भी अमाउंट यहां पर रिमिट किया गया था डेट मस्ट बी क्रेडिटेड बैक टू द कस्टमर अकाउंट. तो कस्टमर के अकाउंट को वापस से क्रेडिट कर देना चाहिए. एंड फर्दर इट सेज इफ रेवोकेशन इज मेड आफ्टर द पेमेंट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड. अब पेमेंट इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट की जा चुकी है, इट इज अ बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर पार्टीज टू. तो जो कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट दी गई है, रेवोकेशन की रिक्वेस्ट दी गई है, दैट इज बेसिकली बाइंडिंग ऑन अदर बैंक्स टू. एंड थर्ड इट सेज द पेमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड फॉर द एग्जीक्यूशन. The payment instruction issued for execution shall become irrevocable when it is executed by the sending बैंक. ठीक है, जो सेंडिंग बैंक है अगर उसने यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन को, पेमेंट इंस्ट्रक्शन को, तो उसके बाद जो आपके पास जो इररिवोकेबल आपके पास सिचुएशन बनती है, इररिवोकेबल आपके पास जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसका कोई भी मतलब नहीं है. ठीक है, यानी कि अगर रिवोक करने की कोई भी आपके पास कंडीशन दी गई है उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? कोई भी पेमेंट इंस्ट्रक्शन अगर इश्यू की जाती है रिलेटेड टू, जब यहां पर रिमिटेंस की पेमेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी गई सेंडिंग बैंक के द्वारा, उसके बाद कोई भी इंस्ट्रक्शन जो दी गई है दैट बिकम्स इररिवोकेबल. वो रिवोकेबल रहती ही नहीं है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? इट इज ऑप्शन सी. वेरी राइट, वेरी राइट. तो अनूप पोल जी ने सबसे पहले यहां पर आंसर किया है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर. दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर. सिंपल सा फंड है, अगर एनईएफटी हो चुकी है तो ऐसे वापस नहीं आ सकती है, इररिवोकेबल है. ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा? आंसर इज ऑप्शन सी ओवर हियर. ओके, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर. Next, it is related to question number 4. It says, which of the following in the context of National Electronic Fund Transfer is not correct? तो एनईएफटी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज यहां पर सही नहीं है? एनईएफटी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज जो है यहां पर वो सही नहीं है, उसके बारे में आपको फटाफट से यहां पर आंसर कर देना है. इफ द बेनिफिशियरी स्पेसिफाइड फेल्स टू गेट द पेमेंट. अगर जो बेनिफिशियरी स्पेसिफाई किया गया, बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसको पेमेंट मिलनी थी. ठीक है, तो अगर बेनिफिशियरी जो स्पेसिफाई किया गया अगर उसको पेमेंट नहीं मिलती है, द सेंडर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली. तो उसके केस में सेंडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए आफ्टर द सेंडिंग बैंक गेट्स द रिटर्न एनईएफटी. जब सेंडिंग बैंक को रिटर्न एनईएफटी मिल जाएगी तो उसके बाद यहां पर सेंडर को यहां पर फटाफट से इमीडिएटली उसको बता देना चाहिए कि एनईएफटी जो थी वो बेनिफिशियरी को नहीं मिली है. When the amount is credited in the account of beneficiary, the beneficiary must be advised. तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि अगर बेनिफिशियरी का अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है ना, तो भी उसको एडवाइस करना जरूरी बन जाता है. थर्ड इट सेज इन केस ऑफ अ हॉलिडे एट द बेनिफिशियरी ब्रांच द क्रेडिट विल हैव टू बी अफेक्टेड ऑन द वैल्यू डेट बेसिस. तो जो वैल्यू डेट बेसिस है उसके बेस पर यहां पर जो ट्रांजैक्शन है
वैल्यू डेट बेस पर जो ट्रांजेक्शन है दैट मस्ट बी अफेक्टेड इन द बेनिफिशियरी अकाउंट एंड फर्दर, या फिर जो लेटेस्ट वर्किंग डे होगा उस दिन उसे क्रेडिट किया जाना चाहिए। ओके, सो द आंसर ओवर हियर वुड बी ऑप्शन डी, कि यहां पर कोई भी जो चीज है वो गलत यहां पर नहीं है, जो गलत यहां पर नहीं है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। देखिए बेनिफिशियरी, अगर पेमेंट बेनिफिशियरी को नहीं पहुंचती तो डेफिनेटली दैट मस्ट बी मैसेज आना चाहिए सेंडर को कि बेनिफिशियरी के पास पैसा नहीं पहुंचा है। सेकंड, इट इज रिलेटेड टू जब अमाउंट क्रेडिट नहीं होता बेनिफिशियरी के पास तो बेनिफिशियरी को एडवाइस करना चाहिए। एंड इन केस ऑफ हॉलिडे एट द बेनिफिशियरी ब्रांच द क्रेडिट विल हैव टू बी अफेक्टेड ऑन द वैलिडेटेड बेसिस। ओके, तो तीनों ही चीजें यहां पर करेक्ट है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। सो महेश कुमार, योगेश एंड श्रद्धा all have answered correctly over here at the earliest. Now let's move to the question number 5. It says which of the following are stated correctly in the context of RTGS, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम को लेकर के कौन सी चीजें यहां पर सही गई है। अब आरटीजीएस सिस्टम जो होता है वो बेसिकली ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम होता है। एनईएफटी जो होता है वो आपके पास क्या होता है, नेट सेटलमेंट सिस्टम होता है। एनईएफटी के केस में आपके पास बैच सिस्टम होता है। बैच सिस्टम क्या कहता है बेसिकली, कि आपके पास हाफ आवरली बैचेज होंगे। एंड कितने बैचेज है टोटल आपके पास अभी के लिए जो फिलहाल के लिए चले हैं 2048 हाफ आवरली बैचेस। अब एक हाफ आवर में जो भी एमिटर से अगर जितनी उन्होंने ट्रांजेक्शन की उनकी नेटिंग की जाएगी। लाइक एक हाफ आवर में यानी कि सिंगल बैच में ए ने बी को दिए पहले 10 लाख, ठीक है, एंड बी ने ए को दिए 3 लाख, एंड फर्दर फिर ए ने फिर से उसी हाफ आवर में दिए 2 लाख टू द बी ओवर देयर, 2 लाख टू द बी ओवर देयर। तो नेट सेटलमेंट क्या होगा, व्हाट वुड बी द नेट सेटलमेंट? नेट सेटलमेंट वुड बी कि ए ने टोटल बी को दिया था 12 लाख एंड बी ने ए को दिया था 3 लाख, ठीक है। तो नेट सेटलमेंट होगा कि ए बी को देगा 9 लाख, ए बी को देगा 9 लाख। ये बेसिकली नेट सेटलमेंट होगा। दिस वुड बी द नेट सेटलमेंट। अगर यही आरटीजीएस का केस होता, यही अगर आरटीजीएस का केस होता तो उसके केस में क्या होता कि ये अलग अलग ट्रांजेक्शन सेटल होनी थी। ए ने बी को जितना दिया वो अलग सेटल होगा, 10 लाख की ट्रांजेक्शन अलग सेटल होगी, 3 लाख की ट्रांजेक्शन अलग सेटल होगी एंड 2 लाख की ट्रांजेक्शन अलग सेटल होगी, ठीक है। तो यहां पर तब ऐसे इस तरह से काम का होना था, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द नेटिंग एंड फर्दर द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। ये चीज क्लियर होगी है। द आरटीजीएस सिस्टम इज एक्टिव 24/7। कोई टाइम होता था जब यहां पर आरटीजीएस एनईएफटी जो होते थे वो बेसिकली लिमिटेड आवर्स के लिए होते थे, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें ना तो चाहे वो आरटीजीएस है चाहे वो एनईएफटी है, दोनों ही यहां पर 24/7 एक्टिव रहते हैं। 24/7 अवेलेबल सर्विसेज है, चाहे आरटीजीएस की बात करें चाहे एनईएफटी की बात करें। एंड आरटीजीएस के केस में इट सेज देयर इज नो अपर लिमिट एंड नो लोअर लिमिट। तो ये कह रहा है कि आरटीजीएस के केस में कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई लोअर लिमिट नहीं है। थर्ड, इट सेज इट यूजेस एल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये कहता है कि जो आरटीजीएस है ना वो एल शेप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है आउट ऑफ द 4 मैसेज फ्लो स्ट्रक्चर्स। तो 4 मैसेज फ्लो स्ट्रक्चर है कि जिस तरह से किसी मॉडल में आपके पास यहां पर जो मैसेज फ्लो करता है उस चीज को ध्यान में अगर हम रखते हैं तो यहां पर आपके पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, जो स्ट्रक्चर आपके पास है वो यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, एल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। 4 मॉडल कौन कौन से दिए हैं इन्होंने, वी मॉडल है, वाई, एल एंड टी मॉडल है। एंड इन ईच ट्रांजेक्शन इज असाइंड विद द 22 कैरेक्टर यूटीआर नंबर, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाली है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। तो यहां पर एक ऑप्शन को मैं मॉडिफाई कर देता हूं एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ओवर हियर। क्यों, देखिए पहली चीज तो ये है कि देयर इज अ फ्लोर लिमिट। एक फ्लोर लिमिट है यानी कि 2 लाख से कम के अमाउंट के जो ट्रांजेक्शन है वो आरटीजीएस नहीं हो सकती है, तो एक फ्लोर लिमिट तो मेरे पास है, ठीक है। तो यहां पर आरटीजीएस सिस्टम इज 24/7 एक्टिव, दैट इज करेक्ट। देयर इज नो अपर लिमिट, अपर लिमिट कोई नहीं है, वो बैंक इंपोज कर सकता है लेकिन ऐसा कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो लोअर लिमिट लेकिन है, लोअर लिमिट है, तो ये ऑप्शन होगी गलत, ठीक है। तो एंड फर्दर आरबीआई यूजेस एल शेप्ड मॉडल। तो आरबीआई जो है एल शेप मॉडल नहीं यूज करता, आरबीआई यूजेस द वाई शेप मॉडल। आरबीआई जो है वो वाई शेप्ड मॉडल यूज करता है। वर्ल्ड वाइड देखिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं, एल शेप भी हो सकता है, टी शेप भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, वी शेप भी हो सकता है। इंडिया में जो मॉडल यूज होता है दैट इज अ वाई शेप्ड मॉडल, ठीक है। एंड फर्दर इन ईच ट्रांजेक्शन इट इज असाइंड विद 22 कैरेक्टर, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट 2 and 3 आर नॉट करेक्ट, सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 4। So the right answer would be option D, that is 1 and 4 over here. Is that clear? ये चीज क्लियर होगी है? Okay, so question number 5, right answer is option D. Now let's move to the next question. Question number 6 over here. It says, which of the following related to ECS is not mentioned to be correct?
अब ईसीएस से रिलेटेड कौन सी चीजें प्रॉपरली मेंशन नहीं है, सही से मेंशन नहीं है, हमने उनके बारे में फटाफट से यहां पर आंसर कर देना है, जल्दी से जल्दी आंसर कर देना है। सो ईसीएस होता क्या, इट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, जहां पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब ईसीएस की अगर हम बात करते हैं तो ईसीएस हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है ईसीएस डेबिट, दूसरी होती है हमारे पास ईसीएस क्रेडिट। एंड इसके यहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इनकी जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर की जाती है। अब ईसीएस का जो यूजर बैंक होता है उसको हम कहते हैं स्पॉन्सर बैंक। ईसीएस का जो यूजर बैंक होता है उसको हम कहते हैं स्पॉन्सर बैंक। एंड फर्दर ईसीएस बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर जो होता है उसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर। उसमें क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर कहते हैं। तो जो यहां पर यूजर बैंक होता है, द यूजर बैंक इज कॉल्ड द स्पॉन्सर बैंक, उसे स्पॉन्सर बैंक कहते हैं। एंड फर्दर जो पर्सन हमारे पास यहां पर ईसीएस बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर होता है उसे सिंपली हम बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं, उसे सिंपली हम बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं। ओके, अब उसी रिगार्ड में हमें यहां पर आंसर करना है। सो इट सेज देयर आर टू टाइप्स, ईसीएस डेबिट एंड ईसीएस क्रेडिट, वो आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट इज करेक्ट। Second, it says ECS credit is used where repetitive or bulk payments are to be made to a number of beneficiaries, यानी कि बल्क में क्या करना है? क्रेडिट करना है। सो इन केस ऑफ ECS credit there is debit to single account, debit to single account and further credit to multiple accounts and further credit to multiple accounts, ऐसे रहता है। काइंडली प्लीज लेट मी नो yes or no कि ईसीएस क्रेडिट के केस में सिंगल अकाउंट डेबिट रहेगा एंड मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट रहेंगे। तो क्या ऐसे ही रहता है? काइंडली प्लीज डू कंफर्म दैट एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए कि मल्टीपल अकाउंट्स आपके पास, एक सिंगल अकाउंट जो है आपके पास वो डेबिट होगा, मल्टीपल अकाउंट्स आपके पास क्रेडिट होंगे। इज इट ट्रू इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट, इज इट करेक्ट वन? यस, दैट इज करेक्ट। एक्चुअली क्रेडिट के केस जब आपके पास ईसीएस क्रेडिट लिखा हो तो ये सोचना मल्टीपल क्रेडिट है, अगर ईसीएस डेबिट लिखा हो मल्टीपल डेबिट है, ठीक है। तो क्रेडिट कब होगा? जैसे मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड पे करना है टू द शेयर होल्डर्स, कंपनी डिविडेंड पे करती है ना शेयर होल्डर्स को, ठीक है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ एक पार्ट दे देती है आगे फर्दर, ठीक है, तो डिविडेंड के रूप में देती है। अब जो डिविडेंड देगी तो मल्टीपल अकाउंट्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। सिर्फ कंपनी का जो अकाउंट है एक डेबिट होगा, बाकी मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। तो उसके केस में इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन करने की जगह पर क्या करेंगे? हम ईसीएस क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास होता है ईसीएस डेबिट। ईसीएस डेबिट इज यूज्ड वेयर बल्क और रेपिटेटिव अमाउंट्स आर टू बी रिकवर्ड। लाइक मान लीजिए आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, तो कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, तो उसके केस में एक मैंडेट देंगे, यूजर्स एक मैंडेट देंगे कि इतना अमाउंट ना हर महीने हमारे अकाउंट से डेबिट कर लिया जाए, ठीक है। एंड उसके बेस पर जो बैंक होगा वो डेबिट कर लेगा उनके अकाउंट को। तो यहां पर क्या होगा? मल्टीपल अकाउंट जो है वो यहां पर डेबिट हो जाएंगे एंड फर्दर उससे सिंगल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? ईसीएस डेबिट। एंड फर्दर इट सेज देयर इज अमाउंट लिमिटेशन फॉर बोथ ईसीएस डेबिट एंड ईसीएस क्रेडिट। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? क्या कोई अमाउंट लिमिटेशन है? क्या कोई अमाउंट लिमिटेशन है रिलेटेड टू द ईसीएस डेबिट एंड ईसीएस क्रेडिट? अगर देखिए मैं ईसीएस डेबिट की या ईसीएस क्रेडिट की बात करता हूं तो एज सच कोई भी अमाउंट लिमिटेशंस नहीं है। देयर आर नो अमाउंट लिमिटेशंस related to the ECS debit and ECS credit over there, ठीक है। तो 1 2 3 would be the correct answer, 1 2 3 would be the correct answer, so it is option B, so it is option B which is a correct answer over here, so option B सही आंसर रहेगा यहां पर। okay, now let's move further towards question number 7। so question number 7 से हमारे पास यहां पर शुरू हो जाता है मॉड्यूल C, that is basically marketing in the retail banking। okay, जब भी यहां पर मैं मार्केटिंग की बात करता हूं तो सबसे पहले मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग के केस में सबसे पहले नाम किसका आता है? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू फ्रेडरिक सी बॉन। किनका नाम आता है? फ्रेडरिक सी बॉन का नाम आता है। अब ये फ्रेडरिक जो सी बॉन है ये बेसिकली क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मार्केटिंग बेसिकली क्या है? द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइंग सर्विसेज एट अ प्रॉफिट टू द बैंक। That is basically what? That is basically related to the marketing in the retail banking. Okay, वो कहते हैं कि ये चीज मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड है, जब आप यहां पर सर्विसेज को क्रिएट करते हैं एंड फर्दर उनको डिलीवर करते हैं। कौन सी सर्विसेज को? जो कि कस्टमर सेटिस्फाइंग है, साथ के साथ बैंक को
प्रॉफिट लेकर के दे रही है, दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग इन द रिटेल बैंकिंग. ओके, so question number 7 over here, it says as per the direct vendor where includes which of the following is not related to bank marketing. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर इंक्लूड की गई है लेकिन वो बैंक मार्केटिंग से, रिटेल बैंकिंग मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है. So option 8 says to identify the most profitable markets, कि आप सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल मार्केट्स हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर में, उनको आइडेंटिफाई करें. एंड फर्दर इट सेज टू असेस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट, कि आप मैनेजमेंट की प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स को समझें. ऑप्शन सी इट सेज सेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स एंड मेकिंग प्लान्स टू मीट देम. आपको बिजनेस गोल्स को सेटअप करना पड़ेगा, डेवलपमेंट प्लान्स को बनाना पड़ेगा ताकि आप अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए. एंड फॉर द अडेप्टिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट, जो भी चेंजिंग एनवायरमेंट है मार्केट प्लेस का, आप उसको उसके साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाए. दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द सेम. ओके, तो यहां पर मेन आंसर क्या रहेगा? व्हाट वुड बी द आंसर ओवर हियर? What would be the correct answer in this particular case? तो क्या आंसर रहने वाला है यहां पे? So it is related to option B. Option B would be the right answer over here. Question number 7. Why option B? देखिए, क्योंकि जब भी हम यहां पर रिटेल बैंकिंग मार्केटिंग की बात करते हैं एंड एज पर द सर डायरेक्ट वेंडर वेयर, उन्होंने बोला था रिलेटेड टू कस्टमर्स, नॉट रिलेटेड टू द मैनेजमेंट. तो हमें यहां पर किसकी नीड्स को समझना है? कस्टमर की नीड्स को समझना है, बिकॉज द मार्केट इज कस्टमर ओरिएंटेड, नॉट द मैनेजमेंट ओरिएंटेड. ठीक है, तो हु इज एट द सेंटर ऑफ द जो सेलिंग पॉइंट भी रहता है उस पे सेंटर पे कौन है? दैट इज बेसिकली द कस्टमर इटसेल्फ. तो कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की जो प्रेजेंट नीड्स है, फ्यूचर नीड्स है, उनके बारे में, नॉट रिलेटेड टू द मैनेजमेंट नीड्स. ओके, सो क्लियरली ऑप्शन बी ओवर हियर विल बी द राइट आंसर. Option B over here is a right answer. Is that clear? Now let's move further. Question number 8 it is. It says marketing is a customer oriented and further all the activities are focused towards which of the following in the context of the customer retail banking is correct. तो हमने बताना है कि कौन सी चीजें यहां पर करेक्ट है. तो जल्दी से जल्दी हमने उसके बारे में आंसर करना है. तो यहां पर जो एक्टिविटीज होती हैं वो किस तरफ ओरिएंटेड रहती हैं कस्टमर की कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, उसके बारे में हमने बताना है. टू डेवलप प्रोडक्ट्स सो एज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कस्टमर्स कंटिन्यूसली, टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद एफिशिएंट डिलीवरी चैनल्स फॉर अवेलिंग द प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव. तो सबसे पहली चीज क्या है कि कस्टमर्स की नीड्स को समझना है, उनकी डिमांड्स को एनालाइज करना है एंड फर्दर उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है एंड फर्दर जो भी प्रोडक्ट्स है वो कंटिन्यूसली अवेलेबल होते रहे, वो यहाँ पर कंटिन्यूसली अवेलेबल होते रहे. एंड उसके लिए अगर आपको डिलीवरी चैनल को यहाँ पर कोई बनाना पड़ता है तो डेफिनेटली आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हो. दैट इज बेसिकली रिलेटेड. तो तीनों ही चीजें यहाँ पर करेक्ट है. सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर. एंड सबसे पहले जो आंसर पोस्ट किया दैट इज पोस्टेड बाय योगेश. तो यहां पर ऑप्शन डी जो है दैट इज सेट टू बी करेक्ट. ऑप्शन डी इज द राइट वन. Okay. Next question, it says question number 9. Marketing mix in retail banking is combination of 7 P's. तो marketing mix जो रहता है retail banking में वो 7 P's का combination है. That is basically the combination of 7 P's. Which of the following is not included in the 7 P's? तो कौन से P's यहाँ पर included नहीं है उसके बारे में हमने यहाँ पर बताना है. So marketing mix में 7 P's रहते हैं. So marketing mix अगर हम retail की बात करते हैं तो उसमें 7 P's रहते हैं and further ये winning combination है 7 P's का. This is a विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 7 P's जिसमें हम इफेक्टिवली जो सर्विसेज हैं वो यहां पर डिलीवर कर सकते हैं बीइंग अ विनर, यानी कि प्रॉफिट्स को अर्न करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को मीट अप करते हुए. ठीक है, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द 7 P's. सो इट सेज प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, पेटेंट, फिजिकल एविडेंस. तो हमने बताना है कि कौन सा चीज यहां पर पार्ट नहीं है, कौन सा जो कंपोनेंट है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 P's ओवर देयर. तो मैं लास्ट ऑप्शन एक है यहां पर इसे चेंज कर दे रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू नन ऑफ द अबव. ऑप्शन बी को चेंज कर दे रहा हूं यहां पर, दैट इज नन ऑफ द अबव. तो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट करना है आपको. सो आंसर वुड बी बेसिकली ऑप्शन डी ओवर हियर. व्हाई ऑप्शन डी? देखिए, जब मैं यहां पर मार्केटिंग मिक्स की बात करता हूं 7 P's की, तो इसमें मेरे पास प्रोडक्ट भी है, इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट. तो यहां पर प्रोडक्ट भी है, इट इज ऑल्सो द प्राइस एंड फर्दर द प्लेस एंड प्रमोशन. तो ये 4 P's मेरे पास दिए गए थे लेकिन सर्विसेज से रिलेटेड है क्योंकि ये, तो यहां पर 3 P और सजेस्ट किए गए हैं जिनको ऐड करना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू पीपल एंड द सेकंड वन इट इज रिलेटेड टू द प्रोसेस एंड फर्दर द थर्ड वन इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल एविडेंस. ठीक है,
क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग सर्विसेज की। अगर तो प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो, तो ये 4 पीज ही काफी है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो यहां पर 3 और पी यहां पर शामिल किए गए, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन योगेश हैज आंसर करेक्टली ओवर हियर एट द अर्लीस्ट। तो यहां पर आंसर करेगा ऑप्शन डी रहेगा। क्यों रहेगा ऑप्शन डी? बिकॉज जो पेटेंट है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। पेटेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। ओके, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है? Okay, now let's move further. Question number 10 it says, which of the following in the context of marketing mix in retail banking is not matched correctly? तो मार्केटिंग मिक्स को लेकर के कौन सी चीज प्रॉपरली मैच नहीं है? मार्केटिंग मिक्स को लेकर के कौन सी चीज जो है वो यहां पर प्रॉपरली मैच नहीं है, उसके बारे में हमें आंसर करना है यहां पर। ऑप्शन ए इट सेज रिलेटेड टू प्रोसेस, इट रन्स थ्रू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग स्टेज एंड डिलीवरी स्टेज। जो प्रोसेस होता है दैट इज बेसिकली कंसर्न विद व्हाट, कि हम क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट स्टेज है, चाहे स्ट्रक्चरिंग फेज है, चाहे वो हमारे पास डिलीवरी स्टेज है, तो क्या चीजें हमको हम फॉलो कर रहे हैं। सो एज टू बेसिकली जब हम यहां पर डिलीवरी कर रहे हैं, तो प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ तब कंप्लीट होता है, तब उसे सक्सेसफुल माना जाता है जब हम एक्सपेक्टेड वे में जो चीज डिलीवर करना चाहते थे, जो चीज प्रॉमिस की गई थी, उस हिसाब से हम वो चीज डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है दैट इज बेसिकली द करेक्ट। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इट सेज पीपल, इट रेफर्स टू द पीपल हु आर ऑफरिंग द सर्विसेज एंड द पीपल हु आर द बेनिफिशियरीज। डेफिनेटली पीपल का मतलब है वो लोग जो कि सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वो लोग जो कि बेनिफिशियरी जिनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो दोनों ही इसमें शामिल रहते हैं, तो ऑप्शन बी भी यहां पर करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इट सेज प्रमोशन relates to the efforts of the bank to publicize the advertisements, relates to the efforts of the bank to publicize the advertisements। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन? प्रमोशन का मतलब होता है वो एफर्ट्स जो कि बैंक करते हैं ताकि वो कस्टमर्स तक पहुंच पाए, नॉट रिलेटेड टू कि एडवर्टाइजमेंट्स को पब्लिसाइज करने में उन्हें क्या क्या एफर्ट्स लगे। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू कि उन्हें यहां पर कौन से यहां पर एफर्ट्स करने पड़े ताकि वो कस्टमर तक पहुंच पाए। तो ये यहां पर हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर गलत हो गया। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है। सो विच वन वुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर। ओके, next question says which of the following related to the physical or direct channels in the retail banking is not mentioned to be correct। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ना बाकी के जो पीज हैं उनके बारे में भी बता देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो जैसे पहली चीज मैं आपको बताई थी प्रोडक्ट के बारे में, किसके बारे में बताई थी? प्रोडक्ट के बारे में। अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो जिसके पास कैपेसिटी है सो एज टू गिव द सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर, जिसके साथ कस्टमर की जो नीड्स है, वांट्स है, वो सेटिस्फाई होती है, ठीक है। एंड फर्दर सेकंड जो हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स था दैट इज बेसिकली द प्राइस। अब प्राइस बेसिकली क्या होता है? प्राइस जो होती है वो रिजल्टेंट हमारे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, एंड फर्दर जो ये कॉस्ट किसको पड़ती है? बैंक को पड़ती है या फिर कस्टमर को पड़ती है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्राइस, वो प्राइस से रिलेटेड है। प्रमोशन से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रमोशन बेसिकली क्या होता है? रिलेटेड टू एफर्ट जिसके थ्रू बैंक जो है कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू प्लेस। जो फोर्थ है दैट इज रिलेटेड टू प्लेस। प्लेस का मतलब है वो जगह जहां पर बैंक जो अपने सर्विसेज को ऑफर कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है। पीपल के रिलेटेड वी ऑलरेडी हैड अ टॉक, जहां पर जिन लोगों को सर्विसेज दी जा रही है, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू पीपल। प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, यानी कि प्रोसेस का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज है, चाहे स्ट्रक्चरिंग स्टेज है, चाहे वो डिलीवरी स्टेज है, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ओवर देयर। एंड सेवंथ पी इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल एविडेंस। अब यहां पर सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। वो क्या होती है? इनटेंजिबल होती है। तो हम उन्हें टेंजिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हम उनको क्या करते हैं? टेंजिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लाइक वी प्रोवाइड अ पासबुक अलोंग विद द अकाउंट। हम साथ के साथ वहां पर पासबुक प्रोवाइड करने के साथ साथ एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, चेकबुक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस बेसिकली अटेम्प्ट टू गिव अ टेंजिबिलिटी टू द सर्विसेज। ओके, तो यहां पर दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल एविडेंस। सो यहां पर ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन सी इसलिए गलत है बिकॉज इट्स इज रिलेटेड टू द एफर्ट्स ऑफ द बैंक टू पब्लिसाइज द एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट को पब्लिसाइड करने के लिए एफर्ट जो कर रहा है वो यहां पर प्रमोशन नहीं है। दैट इज नॉट द प्रमोशन। जो एफर्ट यहां पर बैंक कर रहा है रिलेटेड टू ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाए, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट इज रिलेटेड टू द प्रमोशन। वो किससे रिलेटेड होता है? दैट इज बेसिकली टू द प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी।
वो एक स्ट्रेटेजी है कि हम एड्स के थ्रू यहां पर पहुंचना चाहते हैं कस्टमर तक। वो स्ट्रेटेजी है एक प्रमोशन मिक्स की। वो प्रमोशन टूल में एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू हम कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं। बट रिलेटेड टू एफर्ट किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू हम कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, सो द आंसर ओवर हियर इज व्हाट? आंसर इन ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 10 इट इज ऑप्शन सी। ओके, इस चीज को समझिए, जो यहां पर प्रमोशन है वो किस तरह से कर सकते हैं, वो तरीका क्या है? वो एडवर्टीजमेंट का तरीका है, प्रेस रिलीज का तरीका है, ये 1-to-1 कम्युनिकेशंस है, डायरेक्ट सेलिंग्स है। वो बेसिकली प्रमोशन के आगे टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो प्रमोशन मिक्स है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू कि जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं, ओवरऑल जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं सो एज टू रीच टू द कस्टमर्स, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट इज रिलेटेड टू प्रमोशन। ओके, now let's move to the question number 11 over here. It says, which of the following related to the physical or direct channels in the retail banking is not mentioned to be correct? तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर फिजिकल एंड रिटेल आपके पास डायरेक्ट चैनल में रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड सही से मेंशन नहीं है? So that is basically related to the next unit from the module C, that is the delivery channels in retail banking. तो देखिए डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर सर्विसेज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो चीज आती है जिसके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज द फिजिकल और द डायरेक्ट चैनल। जब हम फिजिकल या फिर डायरेक्ट चैनल की बात करते हैं तो डायरेक्ट चैनल क्या है? द ब्रांच इज अ डायरेक्ट चैनल ना, जो बैंक ब्रांच होती है दैट इज अ डायरेक्ट चैनल। सबसे ज्यादा कॉस्टलियर जो चैनल है दैट इज अ ब्रांच चैनल इटसेल्फ। ठीक है, जहां पर कस्टमर आएगा एंड उसको आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जहां पर जो कस्टमर आएगा एंड आप उसको सर्विसेज रेंडर करेंगे, दैट इज अ डायरेक्ट चैनल इटसेल्फ। अब ब्रांच जो है वो प्राइमरी डायरेक्ट चैनल है रिटेल बैंकिंग के केस में। मेन रीजन क्या है कि ब्रांच जो होती है वो टेंजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? टेंजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। पहला इसका फर्क क्या पड़ता है कि यहां पर एक तो ये टेंजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, सेकेंड इट इज रिलेटेड टू कि जो ब्रांच है यहां पर कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि यहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर है एंड जिसको सर्विस रेंडर करनी है वो दोनों यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो दोनों यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, एंड फर्दर यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज है दोज आर एक्सप्लेन्ड टू द कस्टमर्स, उन्हें कस्टमर्स को एक्सप्लेन किया जाता है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू इट। सो इट गिव्स अ टेंजिबिलिटी एंड फर्दर इट सेज गुड लेआउट एंड एम्बियंस प्रमोट सफिशिएंसी, कस्टमर्स को सफिशिएंसी मिलती है एंड प्रोवाइड्स अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू द स्टाफ व्हिच रिजल्ट्स इन हाई एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो तीनों चीजें यहां पर करेक्ट है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? इट इज ऑप्शन डी। It is option D is the right answer over here. Option D over here is a right answer in this regard. Is that clear? ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 11 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 it says which of the following related to automated teller machines is not mentioned to be correct? एटीएम से लेकर के कौन सी चीजें यहां पर करेक्टली मेंशन्ड नहीं है? एटीएम को लेकर के कौन सी चीजें यहां पर करेक्टली मेंशन नहीं है? दे ऑफर कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स टू विड्रॉ मनी 24/7। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एटीएम्स आर देयर टू डिलीवर द सर्विसेज, ऑन साइट एटीएम्स एंड ऑफ साइट एटीएम्स। एंड फर्दर ऑन साइट एटीएम्स आर intended to offer the facilities at the customer destination. Option D, all of the above are correct. So which of the following would be the right answer in this case? तो कौन सा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के केस में? Question number 12, which of the following would be the right answer in this context? So kindly please do answer at the earliest. जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा। So it is a option C, very right. तो साहिती जी ने यहां पर सबसे पहले आंसर किया है, रिलेटेड ऑप्शन सी सही से मैच नहीं है, बिकॉज ऑन साइट एटीएम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ब्रांच के साथ ही सिचुएटेड होते हैं ना, दोज आर द ऑन साइट एटीएम। एंड जो कस्टमर डेस्टिनेशन पर होते हैं दोज आर ऑफ साइट एटीएम। वो कौन से एटीएम होते हैं? वो ऑफ साइट एटीएम होते हैं, पैसे निकाल सकते हैं 24 घंटे, वो करेक्ट है। दो तरह के एटीएम होते हैं, ऑन साइट ऑफ साइट होते हैं जनरली, वो भी सही है। लेकिन ऑन साइट एटीएम होते हैं जो ब्रांच साइट पर सिचुएटेड होते हैं, एंड जो ऑफ साइट होते हैं वो कस्टमर साइट पर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। Next question says, which of the following related to ATM operations is not mentioned to be correct? ATM operation को लेकर के कौन सी चीज करेक्टली मेंशन नहीं है? So first it says customer inserts the card and then enters the personal identification number. जो कस्टमर होता है वो पहले कार्ड को इंसर्ट करता है एंड उसके बाद अगर कार्ड को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कार्ड जो है वो ऑथेंटिकेटेड है, तो उसके केस में उनसे पिन नंबर के लिए पूछा जाता है, फिर वो अपना पिन नंबर एंटर कर देता है, दैट इज करेक्ट। तो ये तो प्रोसेस में रहता है, ये पहली चीज रहती है। सेकंड इट सेज एटीएम क्रिएट्स द पिन नंबर,
जो एटीएम जो होता है वो एक पिन नंबर क्रिएट करता है। एटीएम क्या कोई पिन नंबर क्रिएट करता है? क्या एटीएम कोई पिन नंबर हमारे पास क्रिएट करता है? यहाँ पे जो एटीएम होता है बेसिकली, अगर हम यहां पर बात करते हैं रिलेटेड टू, एटीएम क्रिएट्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एटीएम वैलिडेट्स द पिन नंबर। आई थिंक देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर देयर। द एटीएम वैलिडेट्स द पिन नंबर, जो एटीएम है वैलिडेट करेगा पिन नंबर को, दैट इज करेक्ट। एंड थर्ड इट सेज 4 अटेम्प्ट्स आर गिवन टू एंटर द करेक्ट पिन। 4 अटेम्प्ट दिए जाते हैं करेक्ट पिन को एंटर करने के लिए। And further it says before approving the withdrawal transaction, the system also verifies the sufficiency of funds etc. तो sufficiency of funds भी चेक की जाती है। So which of the following would be the correct one? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लेकिन जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ना कि 4 अटेम्प्ट दी जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट दी जाती है, नॉट 4। सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट दी जाती है रिलेटेड टू एंटर द करेक्ट पिन। अगर करेक्ट पिन एंटर नहीं किया जाता तो कार्ड जो है वो यहां पर आपका ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है, टेम्परेरी ब्लॉक भी हो सकता है, जिसे आपको कस्टमर केयर के थ्रू या फिर बैंक में जाकर के अनब्लॉक करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड फोर्थ वन इट सेज बिफोर अप्रूविंग द विड्रॉल ट्रांजेक्शन, इवन बिफोर ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने से पहले भी और चीजें भी जो यहाँ पर की जाती हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कौन कौन से डिफरेंट चेक्स होते हैं ना रिलेटेड की आपके इंस्ट्रूमेंट, आपकी जो ट्रांजेक्शन वो चेक की जाएगी कि आपका जो बैलेंस है वो क्या प्रॉपर बैलेंस मेंटेन्ड है अकाउंट में या नहीं मेंटेन्ड है, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पर चेक की जाती हैं। उसके बाद ही यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ पर विड्रॉ किया जाएगा, है ना, वो चीज सही होगी ना यहाँ पे। सो विच वन वुड बी द राइट आंसर? इट इज 1, 2 and 4. It is 1, 2 and 4. So option B is the right answer. Option B over here is the right answer. Is that clear? ये चीज क्लियर होगी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 it is, which of the following related to electronic or remote delivery channel is not stated correctly? इलेक्ट्रॉनिक और जो आपके पास रिमोट आपके पास डिलीवरी चैनल है उनसे रिलेटेड कौन सी चीजें करेक्ट नहीं है? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट डिलीवरी चैनल की बात करूं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कि अगर मैं एटीएम मशीन की बात करूं वो भी इसी का पार्ट है, पीओएस भी उसी का पार्ट है, एंड फर्दर साथ के मोबाइल बैंकिंग वगैरह वो भी इसी का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का पार्ट बन जाता है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब उसी का पार्ट बन जाता है। तो यहां पर क्या आंसर रहेगा? लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक देयर वाज सम इशू रिलेटेड टू, ओके, व्हिच इज बेसिकली नॉट मेंशन्ड टू बी ग्रेड। आई जस्ट मिस द क्वेश्चन इन दैट वे। सो विच इज नॉट मेंशन्ड टू बी ग्रेड, तो कौन सी चीजें करेक्ट नहीं है उनके बारे में बताना था। तो यहां पर जो ऑप्शन हमारे पास सेकंड है, सॉरी ऑप्शन थर्ड है, दैट इज नॉट बेसिकली ग्रेट, तो आंसर मस्ट बी नन ऑफ द अबव। आंसर मस्ट बी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 इट इज। क्वेश्चन नंबर 13 में जो आंसर रहेगा दैट इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज यहां पर आपके पास हमने बताना था कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही कहा है। तो यहां पर आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव, नॉट रिलेटेड टू द 1, 2 and 4, बिकॉज वी वर टू आंसर कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट डिलीवरी चैनल्स इज नॉट स्टेटेड करेक्टली, कौन सी चीजें करेक्ट नहीं है? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के 2 टाइप्स होते हैं। Second, it says RBI has issued guidelines for mobile banking and point of sale terminals under the PSS Act. तो RBI ने PSS Act के अंदर गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर इशू करी है फॉर द POS एंड मोबाइल बैंकिंग। एंड फर्दर इफ द अमाउंट इज डेबिटेड इन द अकाउंट, अगर अमाउंट डेबिट हो गया लेकिन डिस्पेंस नहीं हुआ एटीएम के द्वारा, देन इट इज टू बी क्रेडिटेड बैक ऑटोमेटिकली इन द अकाउंट इन 7 days। तो ऑटोमेटिकली उसे क्रेडिट बैक करना होगा अकाउंट में 7 दिन के अंदर अंदर। And further it says, fourth one it says, if the amount is not credited in the aforesaid period, ठीक है, यानी कि जो ऊपर पीरियड बताया गया अगर उसमें क्रेडिट नहीं किया गया, then a compensation at ₹100 per day is to be credited to the customer's account. So which of the following is not correct in this regard? कौन सी चीजें यहां पर करेक्ट नहीं है? कौन सी चीजें यहां पर करेक्ट नहीं है? So which of the following would be the right answer over there? बिकॉज वी आर टू आंसर कि कौन सी चीजें करेक्ट नहीं है। देखिए पहली चीज है कि 2 तरह के पॉइंट ऑफ सेल के आपके पास टर्मिनल्स रहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल की 2 तरह की टाइप्स रहती हैं, ठीक है। तो बेसिक 2 टाइप्स कौन सी हैं? एक तो मेरे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है, वन ऑफ इट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर।
अगर मैं पीओएस की बात करूं तो पीओएस होता क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन टर्मिनल होता है। जैसे हम स्वाइप करते हैं ना कार्ड को स्वाइप करते हैं ना हम पेट्रोल पंप पर या फिर मॉल्स में, तो वो बेसिकली क्या, वो पीओएस टर्मिनल, दैट इज अ पीओएस टर्मिनल, ठीक है। यानी कि मर्चेंट की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो पड़ा होता है। एंड फर्दर वहां पर उसकी टाइप्स के बारे में पूछा गया, दो तरह की टाइप्स होती है। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, आपके पास कैश रजिस्टर होता है, वन इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, एंड दूसरा जो होता है दैट इज अ डायल अप टर्मिनल, दैट इज द डायल अप टर्मिनल, जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। ओके, एंड नेटवर्क से कनेक्टेड होने के साथ उसकी क्या होती है, ऑथराइजेशन होती है ट्रांजेक्शन की। इज दैट क्लियर? तो ये यहां पर दो तरह का रहता है, दैट इज करेक्ट। तो यहां पर पहले ऑप्शन होती है करेक्ट। अब आरबीआई ने जो गाइडलाइंस इशू की पीओएस की, मोबाइल बैंकिंग की, वो किसके थ्रू इशू की, वो पीएसएस एक्ट के थ्रू इशू की, दैट इज आल्सो करेक्ट। अब पीएसएस एक्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीएसएस एक्ट? पीएसएस एक्ट क्या होता है? पीएसएस होता है बेसिकली पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो एक्ट है 2007 में आया था, उसके हिसाब से गाइडलाइंस दी गई है, दैट इज आल्सो मेंशन टू बी करेक्ट, वो भी सही हो गया। एंड इफ द अमाउंट इज डेबिटेड इन द अकाउंट बट नॉट डिस्पेंस्ड, तो उसकी वजह से क्रेडिट बैक तो होगा ऑटोमेटिकली, बट कितने दिन में क्रेडिट बैक होगा? इट मस्ट बी क्रेडिटेड बैक इन 5 days, तो 5 दिन के अंदर अंदर क्रेडिट बैक होना चाहिए। इट मस्ट बी क्रेडिटेड बैक इन 5 days। अगर वो 5 दिन के अंदर अंदर क्रेडिट बैक नहीं होता तो 100 रुपीज पर डे की सबसे पेनल्टी पड़ेगी, दैट इज करेक्ट, वो चीज करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन जो 3 है दैट इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन 3 जो है दैट इज नॉट करेक्ट, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इट सेज which of the following are the products of National Payment Corporation of India? Which of the following are the products of National Payment Corporation of India? यानी कि एनपीसीआई के कौन कौन से प्रोडक्ट है? एनपीसीआई समझते हैं ना? अब एनपीसीआई तो चला रही है इस टाइम पर सब कुछ। अगर हम बात करते हैं तो एनपीसीआई बेसिकली सब चीजों को डील कर रही है, एंड एनपीसीआई जो अम्ब्रेला बॉडी है रिलेटेड टू जो भी चीजें चल रही है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट है? इट सेज भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी या फिर आईएमपीएस। सो कौन से प्रोडक्ट जो है वो यहां पर एनपीसीआई के अंडर है? सो जो भारत इंटरफेस फॉर मनी है, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर, दैट इज व्हाट, दैट इज भीम। वो बेसिकली क्या है, दैट इज भीम। तो भीम बेसिकली क्या है, ऐप है जिसके थ्रू जो यूजर्स हैं वो क्विक पेमेंट्स कर सकते हैं। एंड जो भीम है वो बेसिकली किस चीज का इस्तेमाल करती है, यूपीआई का इस्तेमाल करती है, दैट यूजेस अ यूपीआई। जो यूपीआई है वो किसका है, वो भी एनपीसीआई का है, यानी कि वो भी डायरेक्ट पेमेंट्स को करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड भीम का इस्तेमाल यूएसएसडी के थ्रू भी हो सकता है, भीम का इस्तेमाल यूएसएसडी के थ्रू भी हो सकता है। यूएसएसडी क्या होता है, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यूएसएसडी क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास वो सर्विसेज होती है ना, स्टार जो आपके पास स्टार 99 हैश है, ठीक है, उनके थ्रू भी हम यहां पर भीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फर्दर सेकंड इट सेज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का तो डेफिनेटली होता ही इस्तेमाल। यूपीआई भी किसका प्रोडक्ट है, यूपीआई इज आल्सो रिलेटेड टू एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है। यूपीआई जो है वो एनपीसीआई का प्रोडक्ट है एंड इट इज ग्लोबली अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो यूपीआई जो है वो एक इंस्टेंट पेमेंट का आपके पास सिस्टम है जो कि एनपीसीआई के द्वारा ही डेवलप किया गया, जो कि एनपीसीआई के द्वारा ही डेवलप किया गया है। एंड ये किसके कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड अपॉन आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। एंड विद द हेल्प ऑफ यूपीआई पिन यू कैन ट्रांजेक्ट द अमाउंट, यूपीआई पिन का इस्तेमाल करते हुए आप ट्रांजेक्ट कर सकते हैं अमाउंट को, ओके। एंड उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू यू, आपके पास आता है यूएसएसडी। तो यूएसएसडी जो है वो भी बेसिकली एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। एंड देन इट इज रिलेटेड टू आईएमपीएस, जो आईएमपीएस है, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आईएमपीएस? इट इज इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, इट इज इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, वो भी आपका एनपीसीआई के अंदर होता है, दैट इज रियल टाइम पेमेंट सर्विस जो कि ऑफर की जाती है एनपीसीआई के द्वारा। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां पर जो पैसा है वो यहां पर सेंड कर सकते हैं, इंस्टेंटली सेंड कर सकते हैं। तो ये सभी प्रोडक्ट किसके अंदर आते हैं, ये सभी प्रोडक्ट जो है वो एनपीसीआई के अंदर आते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो रुपे है, जो रुपे है यहाँ पर रुपे कार्ड है वो भी इसी के अंदर आता है, वो रुपे कार्ड भी इसी के अंदर आता है। रुपे बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रुपे रूपी एंड पेमेंट,
रूपी बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रूपी एंड पेमेंट, ठीक है। उसके हिसाब से ये टर्म को क्वाइन किया गया, रुपए को क्वाइन किया गया। एंड ये बेसिकली 2012 में जो स्कीम आई थी उसके अंदर यहाँ पर यूज होता है एंड बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होता है। एंड हमारा मतलब कह लीजिए डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम है। एंड इसके अलावा ना यहाँ पर इन्हीं का एक सिक्योर ई कॉमर्स सिस्टम है, दैट इज बेसिकली रुपे पे सिक्योर। दैट इज बेसिकली रुपे पे सिक्योर, वो ई कॉमर्स सोल्यूशन है, ठीक है। वो भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, वो भी एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है। ओके, सो ऑप्शन कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, क्योंकि बिकॉज अभी यहां पर किसका प्रोडक्ट है? ये एनपीसीआई के ही प्रोडक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। Okay, so that would be all related to this particular session. That would be all related to this particular session. I hope that you must have enjoyed the session and must have learned the content. आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना। आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT and start preparing for the same। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। आपको व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, and we will be sharing all the links to you and free PDFs to you. So thank you so much and see you again in the next video.